गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। और आज मंडे वर्किंग डे है, सब मसरूफ़ होंगे, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, ख़वातीन किचन में होंगी और मर्द हजरात भी अपने अपने दफातर में मौजूद होंगे। आज काफ़ी टफ लग रहा होता है एक छुट्टी के बाद, जब आप जाते हैं ऑफिस में तो आप ज़्यादा टायर्ड लग रहे होते हैं, क्योंकि आप संडे को इस तरह से स्पेंड करते हैं, रेस्ट करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। खैर, ये तो चलता रहता है, हम वेट करते हैं छुट्टी का, लेकिन छुट्टी के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारी छुट्टी बहुत जल्दी गुजर गई है। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो आपको पता नहीं चलता अपने में छुपे गैरों का और गैरों में छुपे अपनों का। तो ऐसा होता है जब आप पे थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो आपको पता चल जाता है जो आपके साथ कौन है और आपके ख़िलाफ़ कौन है। ये बड़ी एक अहम चीज़ है, हमारी ज़िंदगी में ही हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमारे साथ कितना चल सकते हैं, कितना नहीं। एक छोटी सी बात पे थोड़ा सा बुरा वक्त आता है, और बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। ये वक्त की खूबसूरती है कि कभी भी रुकता नहीं है, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे वो बुरा वक्त हो, वो गुजर जाता है। अगर आज के शो की बात की जाए, आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, क्या सिर्फ अगर एक्नी हो जाए क्या यही स्किन की बीमारी है? इसके अलावा अब आप देखते हैं डिफरेंट फेशियल आ चुके हैं। पहले 3-4 फेशियल होते थे जो हम लोग करवाया करते थे, लेकिन अब क्या होता है, एक क्लिनिक बन चुके हैं जहाँ जाके आप फेशियल करवा सकते हैं। एक्वा पील और इसके अलावा बहुत से ऐसे फेशियल है जो आपकी स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो आपकी स्किन की जो बीमारियां होती हैं वो फेशियल के थ्रू ठीक हो रही होती हैं। आपका फेशियल भी हो रहा होता है, आपकी स्किन रिलैक्स भी हो रही होती है, इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक हो रही होती है। इसके अलावा अक्सर आप लोगों को देखते हैं आपकी जो आइज़ होती है वो बहुत जो स्किन होती है वो ढलक जाती है। ख़वातीन की जब थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है वो भी ठीक हो सकती है, उसमें सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह के काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आसानी से पेन किए बगैर, स्टिचेस करवाए बगैर आपकी ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे वेट कम करना है। आप जाते हैं डिफरेंट सर्जरीज़ करवा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और स्टिचेस लग जाते हैं जो काफ़ी पेनफुल भी चीज़ें होती हैं। अब हमने नॉन सर्जिकल फ़ैट लॉस कैसे करना है, क्या तरीक़ाकार होता है, डाइट कौन सी होनी चाहिए, अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट है फिर भी आप एक्टिव रहने के लिए क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। अक्सर क्या होता है हम डाइट तो शुरू कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें डाइट करनी है, लेकिन डाइट में हम क्या करते हैं सारा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन डिनर में हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमारी जो सारी डाइट है वो ख़त्म हो जाती है, वो ज़ाय हो जाती है। तो आज हमारे पास हमारी डॉक्टर, बड़ी प्यारी डॉक्टर भी मौजूद है जो हमें बताएंगी किस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे वेट कम किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे एंकरिंग की, मॉडलिंग की, एक्टिंग की। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी स्किन स्पेशलिस्ट हैं हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर हैं, उनकी अपनी स्किन इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से कि उन्हें देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर अली का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर अली कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कोहिनूर इज़ लाइक अ फैमिली नाउ, तो अपना ही लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी बड़ा अपना लगता है जब आप हमारे शो में आते हैं। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी, बड़ी स्वीट सी और बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी, डॉक्टर आयशा। कैसी हैं डॉक्टर आयशा आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी फिटनेस देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से फिट रहना है और फिट रहने के लिए क्या क्या करना है, आज हम इनसे पूछेंगे। और इसके अलावा हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है जी, उन्होंने एंकरिंग से स्टार्ट किया, होस्ट करी थी एक शो, फिर उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर ली, अब मॉडलिंग के बाद वो एक्टिंग की तरफ आ रही हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे कि कैसा चल रहा है उनका सफ़र और किस तरह से वो मॉडलिंग स्टार्ट की और क्या मुश्किलात भी हुई या नहीं हुई। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी अक्सा अरूज का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं अक्सा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हमारे शो में आते हैं और हमसे मज़े मज़े की बातें करते हैं। तो डॉक्टर मैं बात कर रही थी स्किन के बारे में। हमें लगता है कि सिर्फ अगर एक्नी है तो आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके अलावा भी आपको प्रॉब्लम्स होती है और किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपको काउंटलेस हैं, ठीक है, जो हमारी कुछ खुद से की भी होती हैं, जो हम लोग कुछ क्रीमें लगा के स्किन के ऊपर स्किन का बिल्कुल जो तबाह कर देते हैं। कुछ जो सा है एक्नी के साथ साथ मेलाज्मा या इसके अलावा फ्रैकल्स या इसमें पिगमेंटेशन वगैरह, ये बड़ा कॉमन है स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये जो उनसा है इनको ट्रीट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। हमने जो प्रैक्टिस अपनी शुरू की है और हमारा वही है कि हम नॉन सर्जिकल और नॉन इन्वेजिव हमेशा जाएं। ठीक है, तो हम उसी को हम लेके चल रहे हैं साथ।
ठीक हो गया, तो हम उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो डॉक्टर आयशा भी साथ मौजूद है। डॉक्टर आयशा, स्किन का, और क्योंकि डॉक्टर हमें स्किन के बारे में बताएंगे, आप हमें वेट के बारे में तो बताएंगे, इसके साथ बताइएगा कितना अमल दखल है हमारी डाइट का, हमारे खाने पीने का, हमारी स्किन के साथ। देखिए, यू आर व्हाट यू ईट। आप जैसा खाते हैं आपकी स्किन पे वो नज़र आने लग जाता होता है। अब पॉइंट इज़, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे जो कि मिनरल्स एंड वाइटामिन जिनके अंदर होते हैं, जिनके जो आयरन रिच होती हैं, विटामिन ए, विटामिन सी रिच होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। ख़वातीन के चेहरे पे मसला ये आता है, छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, जो कि यूजली, हर दफ़ा नहीं बट यूजली वो रिलेटेड होती हैं किसी ना किसी डेफिशिएंसी के साथ। कोई ना कोई बॉडी में मसला हो रहा होता है, लिवर का भी अगर इवन कोई मसला हो गया तो वो आपकी स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाता है। और लिवर का भी मसला डाइट से रिलेटेड है, अगर आपने फैट अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया तो लिवर का मसले शुरू हो सकते हैं। तो बेसिकली स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो 90% ऑफ द टाइम जो है वो आपकी डाइट से रिलेटेड होते हैं। हाँ, कभी कभी कोई मसला ऐसा होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है, जैसे कोई एलर्जी हो गई, जैसे आपने किसी ऐसी चीज़ पे हाथ लगा लिया जिस पे कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह था, तो उसमें जाहिर है फिर डाइट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। जैसे किसी ने एक्नी वाले फेस को टॉवल से साफ किया, उसी टॉवल से अगर मैंने अपना मुंह साफ कर लिया तो फिर वो एक अलग चीज़ आ जाती है। बट अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप जितने मर्जी फेशियल्स करा लें, आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करा लें, देखिए अगर आपका आयरन लेवल कम है, आपकी स्किन ने पेल ही रहना है। अब आप जितने मर्जी उस पर फेशियल्स करा लें, तो इसलिए हमेशा आप देखें जितने भी अच्छे क्लिनिक्स हैं उनमें स्किन के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट जरूर होती है, वो जरूरी भी है बिल्कुल, ताकि अंडरलाइंग इश्यूज को भी ठीक किया जा सके ना। आप ऊपर से बिल्कुल ऐसे है, सारे घर का कूड़ा जमा करके उसके ऊपर कारपेट डाल दिया, मसला वहीं का वहीं है, बट आपने उसको टेम्परेरी तौर पे ठीक कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए फिर न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्किन के मसलों के। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं स्किन वाले के साथ, तो आपको साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि क्या आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम तो नहीं है, जो आप खा रहे हैं, ऑयल वाली चीज़ें ले रहे हैं, या इसके अलावा जो चीज़ें ले रहे हैं हो सकता है आपको सूट नहीं कर रही हो, उस वजह से भी आपकी स्किन खराब हो जाती है। एक तो आज हमारे पास ये वजह आ गई है सामने कि सिर्फ मेकअप करने से या फेशियल करवाने से तो होता है, प्रॉब्लम हो जाता है अक्सर लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि वो खा क्या रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर बताइएगा कौन कौन से फेशियल आप लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चल रहा है। आप तो विजिट भी करने आई थी, आपको अंदाज़ा होगा। तो अच्छा इरम, हम जो प्रोसीजर को बोलते हैं, जो हमारे पास जो हम सब कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं लंच टाइम प्रोसीजर्स। अब लंच टाइम प्रोसीजर क्या होता है, इसमें आप अगर इससे हम ऐसे इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं और आप ऑफिस से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से करा के यू आर गोइंग बैक टू योर वर्क, तो इतने ये क्विक और इतने ये एफिशिएंट हैं कि आपको कोई डाउन टाइम इसके ऊपर नहीं है। सबसे जो जिस पर हम लोग एम्फसाइज आजकल करें उसको हम लोग एक्वापील कहते हैं। एक्वापील बेसिकली क्या है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कुछ अर्से से हाइड्रा फेशियल का हर बंदा वो करवा रहा था, बड़ा ट्रेंड था, लोग उस तरफ जा रहे थे। एक्वापील जो है एक स्टेप अप वर्जन ऑफ हाइड्रा फेशियल, जो ये उससे आगे की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये उससे ज़्यादा जी बिल्कुल, ये उससे आगे की टेक्नोलॉजी है, और इसमें हमारा वी हैव सो मच कंट्रोल इन दैट डिवाइस कि हमने उसके अंदर क्या क्या यूज़ करना है। हम उसमें डिफरेंट पील्स यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट किस्म के AHA और BHA यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को रिसरफेस करता है या फिर आपकी स्किन को सारा जो आपकी डेड स्किन उसको रिमूव करता है। सही हो गया। उसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोग कितनी कंसंट्रेशन डाल रहे हैं, क्या परसेंटेज है, तो वो मेरे हाथ में बहुत कंट्रोल होता है उस ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि हाइड्रा फेशियल में ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ उस लिहाज से बहुत बेहतर है। तो इस चीज़ के साथ हम लोग काउंटलेस प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर रहे हैं। हम एक्नी से लेके इसके अंदर हम लोग जो छाइयाँ जिनसे डॉक्टर साहब ने बात की थी, हम उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। वो भी एक्वापील से कम हो जाती है, खत्म हो जाते हैं वो छाइयाँ नहीं, छाइयाँ और एक्नी तो बहुत अच्छा एक हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। हम लोग उसके साथ कम्बिनेशन करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स को, उसको लोग हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो उनसे वो डिसइंफेक्ट करती है आपके सारे के सारे जो एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो हम लोग विदाउट एनी, मतलब हम लोग साथ में ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो खाते रहिए, और साथ में ये चीज़ कराइए, इससे उनसे आपकी स्किन आउटसाइड उनसे आपकी वो क्लियर हो रही है, बिल्कुल, और आपकी एक्नी सारी बेहतर हो रही होती है इससे। सही हो गया। ये एक ज़बरदस्त उन्होंने फेशियल बताया जिसमें आप डॉक्टर आयशा आपकी डाइट ऐसी बताएंगी जिससे आपका जो इनर है, जो अंदर वाली प्रॉब्लम से वो ख़त्म होगी। डॉक्टर जो हैं वो आपकी स्किन को ठीक करेंगे, इस तरह से आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये इनका बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है जो ये काम करे, और ये सब एक तरह से ट्रीट करे होते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, वहाँ से पकड़ा जाए कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं, आप फेशियल वगैरह करवाती हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं करवाया। फेशियल नहीं करवाया, लेकिन अब आपने ज़रूर करवाना है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम लोगों को ज़रूरत होती है ना,
हम लोग मेकअप इतना ज़्यादा अप्लाई करते हैं, एक्नी हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके हल अब हमारे पास मौजूद है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो अक्सर बताइएगा कब से आपने कब होस्टिंग की, और आपको मॉडल ही बनना था या आपको होस्ट बनना था, क्या बनना था आपको? मेरा इस चीज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्रेज़ नहीं था। अच्छा, बिल्कुल स्टडी की तरफ मेरा रुझान था। मैं ये सोची थी बस मैंने पढ़ना है, या मैंने एक वकालत की डिग्री लेनी है, या मैंने जज की डिग्री लेनी है, मेरे माइंड में ये था। लेकिन इस तरह हुआ कि मुझे एज अ ऑडियंस किसी प्रोग्राम में, फराह के शो, मॉर्निंग शो में जाना पड़ा जी। और मैं यही बताती चली, मैंने एज अ ऑडियंस अपने करियर का स्टार्ट किए। अरे मुझे वहाँ पे एडमायर किया गया, यहाँ तक कि मैं कैमरे के बिल्कुल छुप के, कैमरामैन के बिल्कुल साथ बैठी थी ताकि मुझे लोग ना देख पाएँ। और मैं जो मैं फन कर रही हूँ ना, नहीं, मैं फ़न कर रही हूँ ना, बस अपनी ही, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं ही कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं बस देख रहा। ऑन द स्टेज मुझे सारे देख रहे हैं कि भाई वो बच्ची कैमरामैन के साथ बैठी हुई है। और फिर उस पे मुझे बुलाया गया स्टेज पे कि आप आके परफॉर्मेंस करें। मैंने कहा मैं परफॉर्मेंस करूँ वो स्टेज पर आके? तो मेरी फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स कहने लगे भाई अक्सर जाओ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है इस चीज़ में। देन मैं गई, उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर लिया, उन्होंने कहा आप हमारे शो में वर्क करें, कैट वॉक करें। अरे मैंने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और ऊपर से मुझे जैसे मैंने ये परफॉर्मेंस स्टार्ट की, आपके लिए सरप्राइज था? सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो कि ये सब होना है आगे। और मेरी ये लक थी, वहाँ से चलते 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 काफ़ी चैनल से ऑफर आई मॉडलिंग की। मॉडलिंग मैंने स्टार्ट कर दी मॉर्निंग शो में। फिर उसके बाद मैंने एंकरिंग स्टार्ट कर दी। तो देन मैं आपके सामने बैठी हूँ। वेरी नाइस। तो फिर कैसा लगा, मतलब कि आप जो बनना नहीं चाह रहे थे, अचानक से आप उसी फील्ड में आ गए, तो अब आप इंजॉय कर रही हैं अपनी? हाँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बहुत एंटरटेनमेंट होता है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है इस लाइफ में। अच्छा, आप बनना क्या चाहती थी? बनना क्या चाहती थी? बनना मैं जज चाहती थी। जज? तो आपने लॉ पढ़ा? लॉ नहीं पढ़ा, अभी मैं PU, आई एम स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं मास्टर्स कर रही हूँ। जबरदस्त। तो लॉ नहीं किया? फिर लॉ नहीं किया। लॉ का बहुत क्रेज था, मैं करूँगी, लेकिन नहीं, कहाँ नसीब खींच लाए हैं शोबिज़ की तरफ। खुश हैं अपने? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। वेरी नाइस। ऐसा भी होता है, कुछ लोग कुछ बनना चाह रहे होते हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें किस्मत खुद ले आती है कि भाई आप इस फील्ड में आ जाइए। वेरी नाइस। तो पहला ऑडिशन कैसा रहा जो आपने मॉडलिंग के लिए दिया? बहुत आला। ऑडिशन तो मैंने दिया ही नहीं, मुझे ऐसे ही पकड़ के खड़ा कर दिया। उसके बाद जो आपने प्रोफेशनल एक शूट करवाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, बहुत आला, जबरदस्त। और तरह तरह से चैनल से मुझे ऑफर आया। कुछ चैनल्स पे मैं जाती भी रही और कुछ को मैं मना भी करती रही, इन द लैक ऑफ टाइम, क्योंकि स्टडी को बिल्कुल भी मैं लेफ्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये स्टडी के साथ फिर आपने कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो डॉक्टर अली से पूछते हैं, डॉक्टर अली, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर करते हैं, हमारी ज़रूरत भी है मेकअप वेयर करना, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन ठीक रहे? क्योंकि आप देखते हैं मेकअप की वजह से आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। कई लोगों को एक्ने हो जाता है, कई लोगों की डार्क स्किन होना शुरू हो जाती है, जैसे डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए लिप्स के करीब। तो क्या करना चाहिए? जी, पहले तो मैं एक चीज़ बड़ा एम्फसाइज करता हूँ कि जब मेकअप आप कर रहे हैं तो मेकअप को रात को रिमूव लाजमी किया कीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या होता है, बल्कि जनरली ये होता है कि बहुत थक जाते हैं, ज़ाहिर है आप लोग भी बहुत बिजी हैं, टाइम ही किसी के पास आजकल नहीं है, तो रात को फिर टाइम ही नहीं मिलता और आप लोग ऐसे ही सो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो मेकअप है वो आपके पोर्स के अंदर डीप स्लीपिंग कर जाता है, सारे मसले वहाँ से क्रिएट होते हैं। तो मेकअप को रिमूव कीजिए। बल्कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर बहुत मुश्किल लग रहा है आपको उठ के बाथरूम में जाके मुँह धोना, तो पास अपने वाइप्स रख लीजिए ताकि आप रात को वहीं लेटे लेटे आप साफ करके एटलीस्ट हो जाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फेशियल्स आमतौर पर ख़वातीन करा रही होती हैं, उसको मैं इसलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसमें कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। हमेशा आप लेबल पढ़िए, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए, उसमें आप साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या लगा रहे हैं। हम जब अपने पेशेंट्स ट्रीट कर रहे होते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम आपको ये चीज़ लगा रहे हैं, यहाँ से आई है, ये इसके अंदर चीज़ मौजूद है। उससे पेशेंट भी पता है और हमें भी पता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं और हमने किस तरह यूज़ करना है उसको। फेशियल्स में इस तरह नहीं होता। सही। तो हमेशा ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट कीजिए कि जो आपके लिए बेहतरी लाए उस चीज़ के अंदर, ना कि उस मसले को और बढ़ा दे जी। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट, मैंने बताया आपको, हम लोग रीसर्फेसिंग पील्स करते हैं। अब रीसर्फेसिंग पील क्या है, वो बेसिकली आपके जो सेटम कॉलम, जो डेड स्किन लेयर आपकी स्किन की टॉप लेयर जो होती है उसको रिमूव कर देती है। जब वो रिमूव करती है, आपकी स्किन प्रॉपरली ब्रीथ कर सकती है, ऑक्सीजन इनटेक कर सकती है, आपकी स्किन को मज़ीद बेहतर बनाती है। तो इन चीज़ों को लाजमी अपनी लाइफ में डालिए एज़ कम्पेयर कि आप जाके ब्लीचिंग करा रहे हैं और फेशियल्स करा रहे हैं। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद आपको रिजल्ट आ जाता है ना, आप थोड़े गोरे चिट्टे लगना शुरू हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा फेशियल मुझे सूट कर गया है। जो आप लोगों के फेशियल है वो आराम से आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं, ऐसे ही है? अच्छा जी, जो एक्वा पील है हमारी, उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे। बेसिकली
क्या होता है यू गेट द ग्लो। आजकल ग्लो जो सा है चेहरे पे वो आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रंग आपका 1 to टोन ज़्यादा आपका रंग थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन आपके चेहरे पे एक ग्लो आता है जो कि एक बड़ा यूथफुल ग्लो होता है। वो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फेशियल से लेना, तो उसके रिजल्ट बिल्कुल इंस्टेंट हैं, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। वो एक अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर अली, क्या इसकी एक सिटिंग होती है या इसके बाद भी आपको करवाना पड़ता है? कितनी सिटिंग होती है अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो आपको कौन सा फेशियल करवाना चाहिए जो कि आप मंथली या 15 दिन के बाद आके करवा सकते हैं? अच्छा जी, ये हमारा बेस्पोक फेशियल है। इसको हम लोग बेस्पोक का मतलब क्या होता है, जो टेलर्ड है, हर इंसान के लिए डिफरेंट तरीके से प्रिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एक्ने का पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ मैंने 3 चीज़ें कॉम्बिनेशन उसके अंदर दिया हुआ है। उसमें डर्मा प्लानिंग है, फिर एक्वा पील है, उसके बाद मिलता है फिर हाई फ्रिक्वेंसी है। इससे क्या होता है, आप उसकी एक्नी के पेशेंट को हम हर 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं, या कभी एक बार हर वीक बाद, जिनको सिस्टिक एक्नी होती है उनको हर वीक के बाद ही बुलाते हैं। जो एक रेगुलर जो एक पर्सन है जिसको फेशियल रिक्वायर्ड है, वो जैसे आप नॉर्मली आप सैलून में कराते हैं वंस इन अ मंथ, इट्स परफेक्टली फाइन, ये हम कर सकते हैं। लेकिन जी बिल्कुल ऐसा ही हम जो है डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम डिफरेंट तरीके से इसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर आयशा से पूछते हैं, डॉक्टर आयशा आज के जैसा वेदर है हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? नट्स लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कितने मिकदार में लेना चाहिए, और क्या सब एक तरह से ही नट्स ले सकते हैं या हर किसी की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है? देखिए, हर एक की रिक्वायरमेंट जो होती है वो वेरी करती है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको चाहिए वो दिन में 2 अखरोट कम से कम ज़रूर इस्तेमाल करे, या 7 बादाम का इस्तेमाल ज़रूर करे, क्योंकि बादाम और अखरोट हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे। हमने शुरू से बादामों को एसोसिएट किया हुआ विद ब्रेन, ऑल्दो उनका ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल है, मगर जैसे आप अडल्ट होते हैं फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बदलती रहती है, तो बादामों का हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ तक बात है कि आजकल के मौसम में डाइट कैसी होनी चाहिए, तो जिस तरह का मौसम है अल्लाह ताला ने अवेलेबिलिटी भी उस तरह की रखी है। बस एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हमने पिकी ईटर नहीं बनना। पिकी ईटर से मुराद ये है कि फ़लाँ सब्जी हमने बिल्कुल नहीं खानी, फ़लाँ फ्रूट हमने बिल्कुल नहीं खाना, या हम तो दूध लेते ही नहीं है, हम तो दही लेते ही नहीं है। जब ये मसले शुरू होते हैं तो फिर बॉडी में डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। कोशिश करें रेनबो डाइट लें। रेनबो डाइट से मुराद आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी, जितने उसमें कलर्स होंगे, जितनी उसमें वैरायटी होगी, उतनी आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, उतनी वो न्यूट्रिएंट रिच होगी, और जितनी वो न्यूट्रिएंट रिच होगी आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड वेलबींग के लिए वो उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक हो गया। तो डॉक्टर कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? अच्छा, क्वांटिटी ज़ाहिर है मेल फीमेल की वेरी करती है, बट जनरली जिसे हम कहते हैं दिन में आप अगर आप नाश्ता ले रहे हैं तो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, दोपहर का खाना है तो 1 छोटी चपाती ले लें, रात का खाना है तो 1 छोटी चपाती ले लें। अगर चावल लेने हैं तो 5 to 8 टेबल स्पून के दरमियान में लें, इससे ज़्यादा ना लें। गोश्त का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा ज़रूरी है। अंडे का इस्तेमाल हफ्ते में 4 दफ़ा ज़रूरी है। जैसे आजकल फ़िश का सीज़न है तो हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल ज़रूरी है। इसके अलावा दिन में 2 सर्विंग्स दूध या दही की होनी चाहिए, या दूध के 2 ग्लास पी लें या दही के 2 ग्लास पी लें, दही के 2 कप ले लें, सॉरी। इसके साथ फ्रेश जूसेस का नहीं, अक्सर लोग ग्लास में भी डाल के पीते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोगों को। हाँ, वो बड़ा शौक हो ना दही पीने का, वो पीते हैं, वो खाते नहीं है। बिल्कुल। सो दही की लस्सी भी बना के पी जा सकती है, तो सर्विंग इस तरह भी एडजस्ट किया जा सकता है। फ्रेश जूसेस को अवॉइड करें, जितना हो सके फ्रूट का इस्तेमाल प्रेफर करें। वो एक मिथ है कि फ्रेश जूसेस जो है वो बहुत अच्छे हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल गलत है। ना वो वेट लॉस कराते हैं, ना वो सेहत के लिए अच्छे हैं। अच्छा, फ्रेश जूसेस में फ्रूट्स लें, क्योंकि फाइबर सारा का सारा फ्रूट के अंदर है। फ्रेश जूस के अंदर सिर्फ फ्रुक्टोज रह जाती है जो कि शुगर है, तो वो तो अनहेल्दी हो गया फिर। तो फ्रूट का इस्तेमाल करें, और फ्रूट दिन में कोशिश करें 2 से 3 खाएं। इससे ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल भी फिर ख़तरनाक साबित हो सकता है। रात को सोने से 3 घंटे पहले कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। एंड मौसम के हवाले से मैं ये कहती चलूँगी, डिहाइड्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। डिहाइड्रेशन हमने डिहाइड्रेशन से बचना है। कोशिश करें दिन में 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं और थोड़ी सी वॉक ज़रूर, और ये ज़रूरी भी है। जैसे डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सर्दियों में पानी नहीं पीते, जैसे थोड़ा वेदर हो, क्योंकि हमें प्यास भी नहीं लग रही होती और हम ज़रूरी भी नहीं समझते कि उठ के पानी पी लें। पानी पीना भी ज़रूरी है, और डाइट का जैसे वो बता रही थी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप फ्रूट्स वैसे नहीं खा सकते, आप चाट बना लीजिए, वो इजीली खाए जाते हैं।
चेंज कर सकते हैं, आप शेक बना सकते हैं। अच्छा। फ्रूट एंड मिल्क की आपकी सर्विंग पूरी हो जाएगी। कोशिश हाँ। करें चीनी की जगह हनी का इस्तेमाल करें, या अरे वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल हनी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। जितना हो सके शुगर को आपने अवॉइड करना है। एंड अगर आपको हनी के साथ भी नहीं पसंद तो आप 2 एप्पल्स डाल लें। अगर आप 2 एप्पल या 2 बनाना डाल के फ्रूट मिल्क शेक पीते हैं तो वैसे इतना मीठा होगा, उसके अंदर चीनी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, मतलब आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध की जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है और फ्रूट्स की भी हो जाती है। तो अक्सर से पूछते हैं, अक्सर आप डाइट कॉन्शियस हैं, मतलब आप मॉडल हैं, आपने मॉडलिंग करनी होती है तो आप कॉन्शियस हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना? लेकिन मैं आपको मतलब बताऊं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं फ़ास्ट फूड यूज़ करूंगी तो मेरी हेल्थ जो सी है ख़राब हो जाएगी, मैं ये चीज़ लूँगी मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। मतलब जो मेरे दिल में आता है मैं खा लेती हूँ। तो कैसे एडजस्ट हो जाता है? क्या वॉक वगैरह करती है, वर्कआउट ज़्यादा करती है, क्या करती हैं? क्या करती हैं वॉक? मैं ये जैसे कि डॉक्टर साहिबा बता रही थी ना कि लोग जो से हैं विंटर वेदर में पानी का यूज़ कम करते हैं, लेकिन यकीन जानिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। गर्मियों की निस्बत मुझे सर्दियों में विंटर वेदर में ज़्यादा प्यास लगती है। अच्छा। मैं बहुत कसरत से पानी का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा है कि फास्ट फूड वगैरह डॉक्टर आयशा कि वो यूज़ कर लेती है, उन्हें कोई इतना वो कॉन्शियस नहीं है, तो क्या ये इस तरह से ये इनकी बचत हो जाती है क्योंकि ये पानी ज़्यादा पीती है? देखिए हर एक की बॉडी डिफरेंट होती ठीक है। हो सकता है आप बर्गर खाएं, आप पे उसके असरार डिफरेंट हो, डॉक्टर अली बर्गर खाएं, उन पे असरार डिफरेंट हो। तो हर एक की बॉडी ने चीज़ को डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज करना है। हर एक के जेनेटिक्स में डिफरेंस आ जाता है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ साथ आपका जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी चेंज होती रहती है। हाँ जी, अब आप ये देखिए, कुछ लोग पानी पीते हैं उन्हें पानी भी लग जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो मर्जी खा लें, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हाँ, ऐसा होता है। तो बॉडी टू बॉडी बिल्कुल वेरी करता है। शायद इनकी बॉडी, शी इज़ लकी कि इनकी बॉडी टाइप ऐसी है कि इन्हें बर्गर्स या जंक फूड इतना ज़्यादा अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या अभी इनके लिए उतना ज़्यादा अभी नहीं कर रहे, टाइम के साथ करेंगे। विद टाइम आपकी जैसे मेडिकल हिस्ट्री बदलती है, स्पेसिफिकली आफ्टर बेबीज, तो फिर आपको एक एक चीज़ जो है ना वो पता लगना शुरू हो जाती है। हाँ, ये भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछूंगी क्योंकि सब लोग आजकल बहुत जल्दी में होते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, हमें स्कूल जाना है, कुछ भी करना है तो हम जल्दी जल्दी उठते हैं क्योंकि कम टाइम में हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं ले पाते। अगर कम टाइम है तो हमें कौन सी ऐसी हेल्दी चीज़ ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए जो आपकी बॉडी की नीड है वो पूरी हो जाए? देखिए अगर कम टाइम है ना, सबसे अच्छी चीज़ है ब्राउन फ्लेक्स। एक होते हैं कॉर्न फ्लेक्स जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, वो गलत है। अच्छा। ब्राउन फ्लेक्स ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है। जैसे ब्राउन शुगर और वाइट शुगर है, कैलोरीज बराबर है मगर ब्राउन शुगर हेल्दियर है। ठीक है। इसी तरह ब्राउन फ्लेक्स हेल्दी चीज़ है। ठीक है। आधा कप ब्राउन फ्लेक्स ले लें, उसके अंदर 1 कप दूध डाल के ऊपर से नट्स डाल लें, वॉलनट्स या आलमंड्स, जो भी आपको नट्स पसंद है आप उसके ऊपर वो डाल लें, वो जल्दी खाए भी जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे सीरियल्स, जाहिर है मैं उनका नाम नहीं ले सकती यहाँ पे, वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे हेल्दी सीरियल्स होते हैं जिनके अंदर शुगर नहीं है, जिसके ऊपर लिखा हो नो एडेड शुगर, आप उसका इस्तेमाल कर लें। सीरियल आपने सिर्फ बॉल के अंदर डालना है, उसके अंदर आपने दूध शामिल करना है और आप उसका कम इस्तेमाल टाइम कर में सकते अच्छा हैं। ब्रेकफास्ट मिल या जाता है। आप शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक इज़ रियली गुड। दूध भी आ जाएगा, उसी के अंदर आप बादाम ग्राइंड कर सकते हैं, फ्रूट भी आ जाएगा, आपकी 3 सर्विंग्स पूरी हो जाएंगी। साथ हो सके तो एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल इससे आपकी बॉडी नीड पूरी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे बताइएगा, जो लोगों को आदत है वो डाइट भी करना चाहते हैं लेकिन वो पराठा ज़रूर खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो नहीं वो गुजारा कर सकते। डॉक्टर अली की तरफ आपने देखा, मुझे लगता है ब्रेकफास्ट में पराठा लेते हैं आप। अच्छा, तो वो क्या खा सकते हैं, उससे वेट ज़्यादा नहीं होगा? ये मिथ है कि पराठा खाने से वेट ज़्यादा होता है। अच्छा। असल में हमारे जो कुकिंग मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 7 इंच की रोटी, जिसे DVD CD साइज रोटी कहते हैं, अगर वो बनाई जाए, उसके हर तरफ 1-1 चम्मच यानी दोनों तरफ 1 टीस्पून ऑयल लगाया जाए, जो कि सिर्फ उसको मतलब एक पराठे वाला इफेक्ट ही देने के लिए, तो बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ, अब ये है कि कुछ लोगों को आदत है बल वाला पराठा बना के या जिसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा, वो इवेंचुअली हार्ट प्रॉब्लम्स लेके आता है। कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। पराठा में कभी भी किसी के डाइट प्लान से नहीं निकालती, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको पराठा पसंद है आप ज़रूर खाएं नाश्ते में, क्योंकि अगर आप मील स्किप करते हैं या अगर आप नाश्ता स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको नाश्ता पसंद नहीं है या कुछ इस तरह का है, तो आपका वजन बढ़ना शुरू होता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स उसके आना शुरू होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, शुगर के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें, नाश्ता ज़रूर करें। पराठा पसंद है बस उसका तरीका बदल लें। अगर आपको शुरू में 1 टीस्पून के साथ आदत नहीं है, आपको लगता है बहुत ड्राई है, आप 1 टेबल स्पून से शुरू कर दें। ईच साइड में 1 टेबल स्पून लगा लें, लेकिन ये शुरू के लिए है। जब आप अपना ऑयल कट डाउन करना चाह रहे हैं, इवेंचुअली आपने 1 टीस्पून पे ही आना है। सही। और अक्सर लोग तो देसी घी खाते हैं, तो देसी जो घी है वो हेल्दी है आपके लिए? देसी घी
आई वुड सजेस्ट कि अगर खाना भी है तो आप सिर्फ नाश्ते में खाएं, वो भी 2 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। होता है। हाँ, क्योंकि सेचुरेटेड फैट बॉडी को 7% चाहिए। ठीक है। 7% सेचुरेटेड फैट चाहिए, लेकिन अगर आप 2 टीस्पून से ज़्यादा पे चले जाते हैं तो फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। 2 टीस्पून से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट इस्तेमाल ना करें। अच्छा ठीक है, वो ना करें, वो कम करें। और जिस तरह से आपने पराठा बनाने का तरीका भी हमें बता दिया है, उसी तरह से आप पराठा बना सकते हैं, खा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि पराठा खा रहे हो तो वेट कैसे कम होगा, तो उसमें सिर्फ ऑयल का खास ख्याल रखिए कि बना किस तरह से रहे हैं। तो डॉक्टर अली से पूछेंगे, डॉक्टर ये आपकी स्किन पे निशान हो जाते हैं एक्ने के बाद, आपकी स्किन क्लियर है लेकिन निशान है वो जाते नहीं है जल्दी, उसके लिए कौन सा फेशियल है और कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं इसे? अच्छा जी, जो एक्ने के निशान है, सबसे बड़ा कंसर्न एक पेशेंट का यही होता है कि मेरे निशान हैं। अभी एक्नी एक्टिव है, एक्नी एक्टिव नहीं है, वो चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है कोई ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने से पहले। अब निशानों के भी टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे आ जाते हैं पोस्ट हाइपर इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन आ जाती है, जो कि लाल रंग के निशान होते हैं आफ्टर एक्निंग, जो कि होते ही होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो निशान को अगर आप नहीं भी छेड़ेंगे तो आफ्टर 6 मंथ्स टू 1 ईयर उन्होंने फेड अवे होना ही होना है। ठीक है। इसके अलावा आइस ब्रेक मार्क्स आ जाते हैं। अब वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर जो एक गड्ढे पड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा एक कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो सी बिल्कुल जो स्किन की एक लेयर है वो उतर जाती है और वहाँ पे स्कार टिश्यू आपका डेवलप हो जाता है आके, वो बहुत डीप स्कार्स होते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर मैं सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन की बात करूँ तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मैंने बताया आपको, जा भी सकते हैं खुद से, लेकिन उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। बहुत सारे जो उनसे हैं, जैसे हमारी ग्लूटाथायोन की पील्स होती हैं या फिर ग्लूटाथायोन के हमारी डिफरेंट हम लोग मीज़ो कर रहे होते हैं। ग्लूटा बेसिकली स्किन ब्राइटनिंग और एक हाई मेटाबोलाइज आपकी बॉडी को करने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हम दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जिनको आइस ब्रेक मार्क्स हैं, अब वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब वो ये नहीं हुआ कि आपने एक ट्रीटमेंट लिया एंड योर स्किन विल बी क्लीन, नो, इट्स नॉट दैट इजी। उसमें आपको 4 से 5 सेशंस लेने पड़ते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोलेजन इंडक्शन थेरेपी। अब कोलेजन इंडक्शन थेरेपी क्या होती है, उसमें हमने नैनो नीडल्स होती हैं बहुत पतली पतली सी, हमने उससे जो है स्किन को पंक्चर करना होता है। जब स्किन पंक्चर होती है तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि यहाँ पे कोई खराबी है, क्योंकि आपकी जो उनसे कोलेजन की प्रोडक्शन है वो एक टाइम से हो जाती है, फिर जो उनसे वो दोबारा हमने उस साइकिल को दोबारा शुरू करना होता है। अब जब आपका ब्रेन परसीव करता है कि यहाँ पे एक माइक्रो इंजरी आ रही है, जो कि बहुत कंट्रोल्ड इंजरी होती है, हमें पता हमने कैसी इंजरी देनी है वाली, उससे आपके स्कार बढ़ते नहीं है, उससे स्कार हमेशा कम होते हैं। आपका दिमाग फ़ौरन से हीलिंग प्रॉपर्टीज सारे आपके जो हीलिंग आपके सारे होते हैं वो भेज देता है, जिसमें कोलेजन है, इलास्टिन है, आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं। जब वहाँ पर वो आते हैं तो आपकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होती है। तो वो आपके जो स्कार टिश्यू है उसको तोड़ के एक नया टिश्यू जो आपका नॉर्मल स्किन टिश्यू है उसको बनाती है। इसको हम लोग कोलेजन इंडक्शन थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा जो बहुत डीप स्कार्स होते हैं जो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसमें ज़ाहिर है हमें फिर अपने सर्जन की मदद लेनी पड़ती है। जो डॉक्टर साहब फिर वो हैं वो आपके इंजेक्ट करते हैं, आपके फैट को इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। या फिलर्स की मदद ले सकते हैं, इसको हम लोग हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। मतलब ये फिल हो सकते हैं आपके? बिल्कुल जी हो सकते हैं। इसमें वो जो कॉन्सेप्ट है कि अब जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा डिफरेंट लेजर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग स्किन रिसर्फेसिंग लेजर्स कहते हैं। लेजर्स थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं यूज़ करना और उसका जो आफ्टर केयर बड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में कोशिश करता हूँ कि हम लेजर्स का इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि हमारी स्किन उस हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हमें बाहर भी जाना होता है, सन वो सूरज की जो सारी है लाइट वो भी आपके फेस पे आ रही होती है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा जो स्किन कलर, इसको हम लोग कोकेशियन स्किन टाइप कहते हैं। अब कोकेशियन स्किन क्या होती है, हमारे स्किन में पिगमेंट है, मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करे मेलानोसाइट। ठीक है। तो बाहर के लोगों में जैसे एक बड़ी अच्छी लेजर जो है वो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन लेजर, वो बड़ी ही करामत लेज़र है जो स्किन को रिसरफेस करती है, स्किन को बड़ा अच्छा करती है। अब अमेरिका में, इंग्लैंड में वो चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, बड़े ही पेशेंट से बड़े सारे मसले खत्म हो रहे हैं। यहाँ हमारा मसला क्या आता है, यहाँ पर हम जब वो लेज़र यूज़ करते हैं तो जब अब दोबारा वही काम स्किन ने वापस हील तो होना ही है। उससे होता है कि जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर है, जो टॉप लेयर स्किन की है, जो हम पहली लेयर कहते हैं, वो उसने उतार देनी है। वो सारी स्क्रैप ऑफ जी बिल्कुल, वो सारी वो लेयर उतर जाती है। अब उस लेयर ने दोबारा बनना है आके, ऑब्वियसली जब दोबारा बनती है तो हमारी जो मैंने आपको स्किन का बताया कि हमारी जेनेटिक्स है ना, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अब उसके अंदर क्या होता है, जो बेसिकली जो मेलानिन है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं। अब उन्होंने अब उसने वो बनाना है दोबारा से। अब जब वो बनते हैं तो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो आपको पिगमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा मसला लेजर्स का
पाकिस्तान में या एशियन जो हमारी स्किन टाइप जैसे इंडिया के वो लोग हैं उनमें ये बड़ा मसला है। बाकी लेजर्स बाहर तो बहुत ही चलती हैं, कामयाब रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो बाकी एक्वापील वगैरह है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट से लिए हो सकते, उसी से आप रिकवर कर जाएंगे। मैं तो आई स्वेयर बाय दैट ट्रीटमेंट के मैंने बहुत सारे पेशेंट उससे ठीक किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको आ रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे कि और कौन से ऐसे लेजर है जो हम करवा सकते हैं अपनी स्किन पे, और कितना रेस्ट चाहिए होता है आपकी स्किन को, कितनी देर के बाद आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं जी अक्सा से। अक्सा, मुझे बताइए, आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर लिया, अब आप एक्टिंग करना चाह रही है, अभी कोई आपने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट या अभी? सॉन्ग शूट हमारे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ज़हीर के सॉन्ग शूट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ। कौन से सिंगर के साथ करिए? ज़हीर लाहौर। अच्छा, ज़बरदस्त, उनके साथ काम करिए अब आप। तो कैसा लग रहा है एक्टिंग करके? बहुत अच्छा। एक्टिंग मुश्किल लग रही है या मॉडलिंग? मुझे दोनों नहीं मुश्किल लगते। दोनों मुश्किल? मुझे दोनों मुश्किल नहीं लगते, मुझे कोई काम मुश्किल नहीं लगता। अरे वेरी नाइस। अगर जिसमें, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता है, अगर जो मेरी इंटरेस्टिंग चीज़ हो ना, मैं उसे बहुत इजीली कर लेती हूँ। वेरी नाइस। और मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगता कि ये मैं अभी मेरा स्टार्ट है, अभी मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई काम मुश्किल ही नहीं लग रहा है और आप आसानी से देखिए, मुश्किल कोई भी काम नहीं होता, इंसान बजाते खुद उसे मुश्किल बनाता है। ठीक हो गया। हर काम ईजी होता है, अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, आपको हर काम ईजी लगेगा। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक जो मॉडल होता है उसको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की कितनी ज़रूरत होती है और वो कितनी कर पाता है? क्योंकि आज आपने देखा होगा बेशुमार मॉडल्स हैं हमारे पास, हमारे इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, हमारी फेसबुक मॉडल हैं, हमारी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा मॉडल्स हैं कि शायद आपको नाम भी याद ना हो। एक वक्त होता था, डॉक्टर आयशा शायद एग्री करेंगी, 5-7 मॉडल्स होती थी जो हम सबको पता था ये हमारी टॉप मॉडल्स हैं और इनका नाम क्या है, यही शो स्टॉपर। अब आप देखते हैं माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा मॉडल्स आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा ही है। मतलब सबका क्रेज तो मॉडलिंग में ही आ गया, एक्टिंग में ही आ गया है। हाँ। लाइक आपने देखा नहीं, टिकटॉक को लोग बहुत मतलब यूज़ कर रहे हैं, इतना यूज़ में ले रहे हैं और उसी से ही वो आगे निकल रहे हैं। और मैं तो इन द लैक ऑफ टाइम टिकटॉक को टाइम नहीं दे पाती। तो आप यूज़ करती हैं, आप बनाती हैं, टिकटॉक बनाती हैं? थोड़ा बहुत क्रेज़ हो ना, आफ्टर शूट के बाद, जैसे ही मैं शूट से फ्री होती हूँ तो ड्यूरिंग शो मैं बनाती हूँ, बना लेती हैं हाँ, आप? तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे? कुछ ना पूछे। मतलब फिर भी कितना, कोई आइडिया इतने हैं आपके? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि इसे मैंने ज़्यादा लिया नहीं है। वैसे आप दूसरा फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस के हिसाब से। अच्छा, वो यूज कर रही है। तो कितना फायदा होता है खुद को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? लोग आपको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, आपका एक नाम बन जाता है। कल तक के लिए जो आप आज के लिए कुछ नहीं है, वो कल तक के लिए आप दुनिया के लिए बहुत कुछ है। जबरदस्त। आप एक आम से इंसान है ना, आप मेहनत करते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है आप वो काम करते हैं, तो कल के लिए तो आप ऐसे आप फेमस हो रहे होते हैं, फेम बन जाता है, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, ऑनर देना शुरू कर देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा टैलेंट भी मिला। आपने देखा काफ़ी लोग एक्टिंग में भी आए हैं। एक लड़की है वो अभी रिसेंट एक फिल्म भी कर रही है, वो टिकटॉक से ही आई है, उनका नाम शायद जन्नत है, मैं अगर गलत नहीं हूँ। तो आपको टैलेंट भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? टाइम नहीं, कुछ लोगों का है वो शौक रखते हैं। अब जैसे कि लाइक आप जी ये जो हुए हैं टिकटॉक पे जो बिग पर्सनालिटी बन गए हैं, तो वो एक छोटे कॉमन सा इंसान था ना, देखिए वो फिर अपनी मेहनत के साथ उसने इतना फेम बनाया, अपना इतना नाम बनाया है, और उनको देखा देखी लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी काम करते हैं, टिकटॉक पर नाम बनता है, व्यूअर्स मिलते हैं, मतलब फैन फॉलोइंग होती है ज़्यादा, तो वो फिर सबका क्रेज इसी में हो जाता है। अच्छा, आपने बात की कि नाम बनता है टिकटॉक से, तो सिर्फ नाम बनाने के लिए टिकटॉक यूज किया जा रहा है या अपने टैलेंट को प्रमोट करने के लिए? टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। जितने लोग टैलेंट को फेमस हैं टिकटॉक पे, सब में टैलेंट है? सब में मोस्टली ठीक हो गया, मतलब ज्यादातर नहीं है। यस, तो टाइम वेस्ट नहीं होता टिकटॉक टाइम वेस्ट नहीं होता। कुछ लोग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हर एक को फेम चाहिए आज के दौर में, तो इसीलिए सब इसको लेके चलते हैं। अब फेम की बात हो रही है तो मैं डॉक्टर आयशा की भी राय लूंगी, क्योंकि आप सब लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि जितने टिकटॉक पे हो रहे हैं, क्या वो इस काबिल होते हैं कि हम वो देख सकें, सब टिकटॉक देखे जा सकते हैं? हर इंसान अपने लिए मॉडल है, एक्टर है, हर इंसान अपने लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं देख पाते। ऐसा ही ऐसा है डॉक्टर आयशा, आपने बहुत से टिकटॉक ऐसे देखे होंगे कि आपने गुस्से से फोन बंद कर दिया होगा, अभी चल क्या रहा है? एक्चुअली मैं टिकटॉक की वो इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ और मैंने इंस्टॉल भी नहीं की हुई, बट कभी ये हो जाता है कि फेसबुक पे कोई ना कोई टिकटॉक लगी हुई होती है, गुस्से से फ़ोन नहीं बस उसको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। यूजली इट्स नॉनसेंस, मतलब कोई अच्छी चीज़ तो बहुत कम देखने में मिलती है। अपनी अपनी ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, ज़ाहिर है इंटरेस्ट का डिफरेंस हो सकता है। एज
मेरा ताल्लुक हेल्थ की फील्ड से है, इनका ताल्लुक मॉडलिंग से है, तो जाहिर है अपना अपना इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। बट मुझे यूजुअली टिकटॉक इतना ज़्यादा अपील नहीं करता, मुझे इतना ज़्यादा पसंद हाँ, नहीं। हम लोग ये बात नहीं करें कि टिकटॉक अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा काम भी करे, काफी टैलेंट सिंगर बड़े अच्छे सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुदा ना खास्ता इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई क्योंकि ड्राइविंग करते हुए आप टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे। तो हर चीज की एक लिमिट होती है ना, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं ड्यूरिंग ड्राइविंग मैं भी लगी हुई होती हूँ। एक टाइम पे मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप करती हैं। और मैं अपना जो मेरा ध्यान होता है वो मैं ड्राइविंग पे ही रखती हूँ, जो मेरा माइंड नहीं, मतलब आपको लगता है आप इसमें भी माहिर हैं कि आप ड्राइविंग भी कर सकती हैं, टिकटॉक भी बना सकती हैं। और मेरे साथ में जो भी मेरी फैमिली मेंबर जो भी बैठा होगा, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में कोई भी, मैं कहूँ भाई तुम लो, तुम बनाओ, और मुझे बाद में मैं खुद ही से एडिटिंग करके टिकटॉक में मैं वो हिम्मत है वो लोग आपके साथ बैठ जाते हैं। मैं बिल्कुल भी ऐसे ड्राइवर के साथ ना बैठूं जो जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा हो और साथ टिकटॉक भी बना रहा हो। ठीक हो गया, वेरी नाइस। टिकटॉक अच्छी चीज़ है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा काम कीजिए, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका नाम बनाना सिर्फ ये नहीं होता कि टिकटॉक पे वीडियो किसी तरह की भी डाल के आप नाम बना सके। नाम बनाने का ये मतलब होता है कि आप अपना टैलेंट शो करें, ताकि आपके टैलेंट देख के दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। मैं टिकटॉक के खिलाफ नहीं हूँ, टिकटॉक पे काम करने वाले जो है मैं उनको कहना चाहती हूँ अच्छा काम कीजिए। तो डॉक्टर आयशा वापस आते हैं डाइट की तरफ। लड़कियाँ कम वेट करना चाहती हैं, कभी तो मतलब खास सब कुछ नहीं होती है, लेकिन वेट भी कम करना है हमें, और कभी इतनी कॉन्शियस हो जाती है, क्रेजी हो जाती है, तो सर्जरी करवाना शुरू कर देती है। तो क्या सर्जरी करवानी चाहिए? डिफरेंट हमारी आजकल हो रही है, डिफरेंट नेम है उन सर्जरीज के कि आप इतना वेट कम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बताइएगा क्या कहेंगे आप? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में किसी किस्म का मुजाहिका नहीं है, बट चूंकि उसमें नीडल इन्वॉल्व होती है, अब मेरे जैसे बंदे को कोई कहे कि नीडल से तुम्हारा फैट निकालना है तो मैं डर जाऊंगी। सो पहले ये होता था कि आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ ये थी कि आपने नीडल की तरफ जाना है, आपने किसी ना किसी सर्जरी की तरफ आपने कट लगवा के ही अपने फैट रिमूव कराना है। बट अब दौर बदल गया, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू इवन अपना फैट रिड्यूस करा सकते हैं, आप फैट को फ्रीज करा के बॉडी से फ्लश आउट करा सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके आ गए हुए हैं। हाँ, सर्जरी अगेन उसमें कोई मुजाहिका नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, कराई जा सकती है, लेकिन अगर उसके बगैर आप वेट कम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर तो है। जाहिर है अगेन अपने अपने फियर्स होते हैं। हमारे क्लिनिक में सर्जरी भी हो रही है, जाहिर है हमारे साथ सर्जन भी ऑन बोर्ड है, वो सर्जरीज भी कर रहे हैं। बट पॉइंट इज, अगर कोई कहता है मैंने सर्जरी नहीं करानी, मुझे नीडल से डर लगता है, मुझे बेहोश होने से डर लगता है, हाँ। या मेरी फैमिली में देखिए पहले लाइपोसक्शन से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। जब लोगों को लाइपोसक्शन नहीं आती थी या तब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था हेल्थ कमीशन वालों का, तो ये होता था कि किसी ने सर्जरी होते देखी है, कोई अटेंडेंट था या जैसे वो करना शुरू हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत मशहूर वाकया है एक एक्टर के साथ। तो बहरहाल अब चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। पहले हेयर ट्रांसप्लांट होता था, PRP आना शुरू हो गई है जो बालों के लिए बेहतर है वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों को नीडल से डर लगता है, नॉन इन्वेसिव तरीके उनके लिए हैं। ठीक हो क्या, मतलब कि सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो अच्छा डॉक्टर जो सर्जन है, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया। और ऐसा होता था कि जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके जूनियर्स हैं, अटेंडेंट हैं, वही कल को क्लिनिक बना लेते थे, और खुदा न खासा इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, स्पेशली जो हेयर लगवाने वाले लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हेड में भी आ चुकी थी। अच्छा डॉक्टर, आपने बताया कि इसके बगैर आप फैट अपना कम कर सकते हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिन में खाएं? आप अपना कौन सी ऐसी प्लेट है जो ब्रेकफास्ट, इवनिंग और लंच और डिनर में ले सकते हैं कि जो आप खाएंगे और वेट भी कम हो जाएगा आपका? देखिए, इट्स कॉल्ड माई प्लेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी आप हैबिट बना लेते हैं, तो आपका वेट बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो आती है पोर्शन कंट्रोल। आप खाएं सब कुछ, जहाँ आप पहले 4 रस खाते थे वहाँ आप 2 करना शुरू करें, इसी से ही इनिशियली तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। माई प्लेट है क्या, आधी प्लेट सैलड की या सब्जियों की होनी चाहिए, 1/4 प्लेट रोटी चावल या नान वगैरह की होनी चाहिए, और बाकी 1/4 प्लेट में गोश्त होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे नाश्ता है, नाश्ते में लोग यूजुअली इतनी सब्जियां पसंद नहीं करते, तो अंडे में सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडे में प्याज टमाटर, अगर किसी को बंद गोभी या पालक पसंद है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। आधी प्लेट आपकी सब्जियों की होनी चाहिए, 1/4 प्लेट में फिर ब्रेड आ जाएगी, 1/4 प्लेट में अंडा या अंडे के साथ कबाब या जो भी आपको नाश्ते में प्रोटीन का सोर्स चाहिए। अगर किसी को सालन ही गोश्त का बना हुआ चाहिए तो वो उसको रख सकता है बिल्कुल। एंड डेयरी का पोर्शन यानी दूध और दही का
का पोर्शन वो दिन में 2 दफ़ा आपने लेना है, दूध का 1 गिलास, वो आप कोशिश ये करें नाश्ते या दोपहर के खाने के साथ ना लें, उनके दरमियान में ले लें, ताकि पहले नाश्ता बर्न हो जाए, फिर आपका डेली का पोर्शन आ जाए। ठीक है डॉक्टर, अब हमारे यहाँ स्नैक्स का भी एक कॉन्सेप्ट हो गया है, हम ज़रूरी समझते हैं स्नैक्स भी लेना, तो स्नैक्स में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपका वेट तो ज़्यादा नहीं करेगी लेकिन ये है कि आपके लिए हेल्दी भी है? अच्छा, स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट रिड्यूस करने के लिए। वेट रिड्यूस करने का पहला असूल ये है खुद को आपने भूखा नहीं रखना। जब आप खुद को भूखा रखना शुरू करते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, शुगर की तरफ ये चीज़ लेके जाती है जी। तो कोशिश ये करें 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लें। स्नैक्स बहुत ज़रूरी हैं। अब स्नैक्स में जो हेल्दी चीज़ आती है वो आते हैं कबाब आ सकते हैं, भुने हुए चने होते हैं येलो कलर के जिन पे ब्लैक छिलका चढ़ा होता है, 1 मुट्ठी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही के अंदर सब्जियां डालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद का पत्ता लें, उसके अंदर सब्जियां लगाकर 2 कबाब लगा के उसका शॉर्मा टाइप बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट, दही भल्ले बहुत अच्छी ऑप्शन है घर के बने हुए, उनका इस्तेमाल हो सकता है। लोबिया चाट का इस्तेमाल। अरे डॉक्टर आयशा आज सबको इतना पसंद आने वाली है क्योंकि वो इतनी मजे की चीजें बता रही कि भाई ये खाओ और आपका वेट कम हो जाएगा। वरना डॉक्टर अक्सर कहते हैं आपने ये नहीं खाना, आप ये मत खाइएगा, आप डाइट कीजिए, कुछ मत खाइएगा। डॉक्टर आयशा इतनी मजे की चीजें बता रही है कि मेरा दिल कर रहा है मैं भी डाइट शुरू कर लूं, क्योंकि नॉर्मल चीजों से ज्यादा ये ज्यादा अच्छी चीजें और मजे की है। बिल्कुल, मतलब आप क्या देखिए, खुद को भूखा रखना कभी भी हेल्दी नहीं है, उसको इंकरेज नहीं किया जाता। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपनी आदतें बनाएं कि आपने जो खाना आपने हेल्दी खाना है। असल में वजन अब क्यों बढ़ रहा है? हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है और जंक फूड का इंटेक ज़्यादा होता जा रहा है। हमने वही चीज़ को रिवर्स कर देना है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें और जंक फूड अगर खाना भी है तो वंस इन अ व्हाइल। ठीक हो गया। तो डॉक्टर आयशा, जैसे आप बता रही थी कि ये आप चीज़ें खा सकते हैं और इससे मतलब अगर 4 रस खा रहे थे तो आप 2 कर ले, थोड़ी क्वांटिटी कम कर ले, खाएं आप सब कुछ। तो डॉक्टर आयशा, आपने देखा होगा लोग जो डिनर है, हम सब लोग भी उनमें शामिल हैं, हम लोग रात को 1 बजे कर रहे होते हैं, 2 बजे कर रहे होते हैं। इसका कितने नुकसान है और जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए लास्ट जो उनका मील है वो कितने बजे लेना चाहिए? देखिए, डिनर अगर आप फ़ौरन सोने से पहले करते हैं, वो बर्न करने का बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। कोशिश ये करें खाना जो है वो सोने से 3 घंटे पहले ज़रूर खा लें, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। फिर अगर आप खाना बिल्कुल सोने से पहले खाते हैं, एक तो मोटापा आएगा, दूसरा एसिडिटी का मसला आ जाएगा, इनडाइजेशन का मसला आना शुरू हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए खाना सोने से 3 घंटे पहले हो जाए। और अगर आपने चावल का इस्तेमाल करना है, कोशिश करें डिनर में अवॉइड करें। अगर आप चावल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो 4 घंटे पहले आप अपना डिनर ज़रूर कर लें। ठीक है, 3 या 4 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लीजिए सोने से पहले, और ये ज़रूरी है। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। अब हम इनसे ये भी पूछेंगे कि जो वॉक है वो खाने के बाद करनी चाहिए, ये पहले करनी चाहिए, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद है जो हमें बता रही है कि कैसे फिट रहना है और आपने सब कुछ खाना है। ऐसी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगी दोबारा जो आपको कहेंगे कि आप सब कुछ खाएं, एंजॉय करें। और इसके साथ सिर्फ करना क्या है, वॉक कर लीजिए और हेल्दी फूड लीजिए, अपनी एक प्लेट बना लीजिए, उसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा खा रही है उसे थोड़ा सा कम कर लीजिए और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारिए। ऐसी डॉक्टर कहाँ से मिलेंगी जो आपको कहेंगी सब कुछ खाए? वरना सब कहते हैं डाइट करें, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, राइस नहीं खाने, जबकि डॉक्टर आयशा कहती है पराठा भी खा सकते हैं लेकिन ऑयल कम लगा दीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। इनके साथ हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अली, जो आपको बताएंगे स्किन को ठीक कैसे रखना है, हेल्दी कैसे रखना है स्किन को, स्किन का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है, क्लिनजिंग करना बड़ा ज़रूरी है। जो आप फेशियल लेते हैं आपको पता होना चाहिए ये कौन से फेशियल है, क्या ये आपकी स्किन के लिए भी है। ये हम लोग अक्सर सैलून में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबका फेशियल हो रहा होता है वही हम करवाना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि क्या आया ये मेरी स्किन के लिए भी है या नहीं है। तो इस बारे में भी हम बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमें बड़ी प्यारी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जो एक बेहतरीन पंजाबी सराइकी सिंगर है जिनके गाने बड़े हिट जाते हैं क्योंकि गाने के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी मलका आरजू का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक। आपका नाम भी बहुत प्यारा है आपके गानों की तरह, मलका आरजू है जी हमारे साथ। आप लग भी मलका रही है। थैंक यू सो मच। थैंक तो कितनी देर होगी आपको गाते हुए?
मुझे तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपको सिंगर ही बनना था, ये मैं सबसे सवाल पूछती हूँ क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने बताया मैं ये बनना नहीं चाहती थी लेकिन ये मैं मॉडल और एक्टिंग की तरफ आ गई हूँ हादसाती तौर पे। तो क्या आप सिंगर ही बनना चाहती थी? नहीं, सिंगर तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं अच्छा। सिंगर हूँ। मैं एज ए ब्यूटिशियन थी। अच्छा, वेरी नाइस। और ब्यूटिशियन तो मैं बैचलर से ही थी और अभी माशाल्लाह मैं ब्यूटिशियन के हवाले से ये बात करूँगी कि जब मुझे वो पैशन शुरू करना पड़ा तो मुझे ये कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने ये सिंगिंग की लाइन में आना है। अच्छा। ये तो हादसाती तौर पे ही मैं आ गई। हादसाती तौर पे। बिल्कुल। तो क्या आप अपने जो आपके क्लाइंट आते थे उनका फेशियल वगैरह करती उन्हें गाने सुनाती थी? उन्होंने आपको गाना क्या ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे एक मतलब कि फैमिली में बैठे हुए थे तो मुझे किसी ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। तो आप तो आर्टिस्ट लग रही हैं तो आपको आर्टिस्ट बनना चाहिए। और मैं ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ, जबरदस्त। और उसके अलावा सिंगर भी हूँ, वेरी नाइस। और ब्यूटिशियन भी हूँ। ये तीनों काम आप इकट्ठे कर रही हैं। जी, बिल्कुल। और एक ही कर रहा है शख्स। वेरी नाइस। तो बिल्कुल। कैसे मैनेज कर रही हैं आप सारी चीज़ों को? ब्यूटिशियन तो अब मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दिया। जब से मैं सिंगिंग लाइन में आई हूँ ना तो सबको कट ऑफ कर दिया। आप सिर्फ फोकस कर लिया अपने जी, सिंगिंग बिल्कुल, पे। मैंने तो singing एंजॉय को कर रही हैं अपनी अपनी सिंगिंग को? बहुत इंजॉय कर मिस करती हैं अपने सैलून को? बहुत मिस करती हूँ। तो फिर इसीलिए अपना मेकअप खुद ही कर लेती है क्योंकि आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है। मैंने Thank you इसलिए so much, पूछ thank you लिया। so much। तो अच्छा ठीक है, तो आप आपकी फेवरेट कौन है सिंगिंग में? कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है? मुझे मलका तरन्नुम नूरजहां ही पसंद है और मैं Very उन्हीं nice। को ही फॉलो करती हूँ। वेरी नाइस। उन्हें सुनती भी हैं जी आप? बिल्कुल उन्हें? सुनती हूँ। और मेरी नए रूहानी, लोगों को वो मेरी रूहानी उस्ताद है। वेरी नाइस। वो कोई शक नहीं, वो सबकी फेवरेट है जी, और आज बिल्कुल। भी उनके गाने गाए जाते हैं। जो नए लोग आते हैं वो भी गाते हैं। जी, बिल्कुल। तो नए लोगों को भी सुनती हैं जो नए बिल्कुल सिंगर्स हैं? नए लोगों को सुनती हूँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे पसंद वही है। पसंद वही है। फेवरेट एक ही होता है जी, वो एक ही कभी चेंज favorite नहीं होता है, होता। बिल्कुल ऐसे तो ही। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप जैसे उन्हें फॉलो करती हैं उसके अलावा कोई मेल सिंगर भी है जिन्हें आप सुनती हैं? जी बिल्कुल, मैं नुसरत फ़तेह अली खान की अरे, फ़ैन हूँ। very nice। और उसके अलावा राहत फ़तेह अली खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जबरदस्त। तो फिर हम आपसे गाना जरूर सुनेंगे ताकि हमें पता चले आप कितना फॉलो कर रही हैं मैडम जी को। तो डॉक्टर अली से बात करते हैं। स्किन के बारे में हम कर रहे थे बात, तो अब बात करते हैं। डॉक्टर अली, आप बताइएगा कि हमारे यहाँ एक आईलैशेस जो एक्सटेंशन है वो इतनी आम हो गई है और लोग इसके पीछे इस कदर पागल हो गए कि हर सैलून में लगना शुरू हो गई है। आप मुझे पहले ये बताइएगा, जो लोग नॉर्मल लोग हैं हमारे ब्यूटिशियन, वो क्या लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं जी होता? बिल्कुल, कोई इतना टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। टेक्निकल ऑब्वियसली है क्योंकि आपने एक उसको हेयर फाइबर को पकड़ के अटैच करना होता ठीक है। है। ग्लू का जो इस्तेमाल उसमें होता है वो बायोडिग्रेडेबल ग्लू होती है, हाइपोएलर्जिक होती है, कोई नुकसान नहीं है उसका। बट है। स्टिल आपको उसको बड़े ही प्रॉपर तरीके से यू नीड टू पिन पॉइंटेड कि आपने कहाँ कितना लगाना है। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता तो वो ज़्यादा ग्लू लगा सकते हैं, उससे आई इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है बहुत थोड़ा इशू हाँ करेगी। जी। बट इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कर मुश्किल सकते काम हैं नहीं जी। है। तो डॉक्टर, आप लोग एक्सटेंशन के बगैर आईलैशेस को इतना खूबसूरत कर देते हैं कि वो अच्छी खासी हेल्दी लुक देना शुरू कर देती है, उसके अलावा वॉल्यूम भी आ जाता है। तो आप किस तरह से करते हैं आईलैशेस एक्सटेंशन लगाए बगैर? अच्छा, आई वांट टू क्रेडिट टू मिस आसिया जो हमारे साथ होती हैं, शी इज़ आवर एस्थेटिशियन। बेसिकली आई एक्सटेंशंस और हेयर एक्सटेंशंस या फिर जो सा है आपके जो बाकी जो बालों के रिलेटेड इश्यूज सारे वही डील कर रही होती जी। हैं। तो उनका ही आइडिया था कि अब एक नई टेक्निक आई है जिसको हम लोग आई लैश पर्मिंग कहते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। व्हाट इज़ दैट थिंग? उससे क्या होता है, एक इट्स अ केमिकल जो आपके आई लैशेस पे लगाते हैं और उसको एक बड़ी टेक्निकल तरीके से उसको लिफ्ट अप कर देते हैं। उसको हम लोग आई लिफ्टिंग बेसिकली बोलते हैं, पर्मिंग अच्छा। के बजाय। तो वो बड़ा ही सेफ है, उससे आपको एक बिल्कुल नेचुरल अपनी आईलैशेस जो उनकी जी अपनी बिल्कुल उसी को कर बिल्कुल, देते हैं? तो उससे अच्छा। बड़ा ड्रामेटिक आपको एक फील होता है और कि जबरदस्त। आपकी आईलैश बड़ी वो हो गई है, थिक हो गई है और बड़ी अच्छी लिफ्ट रहती है वो फॉर गुड 4 to 6 months। 4 to 6 months आराम बड़ा से अच्छा गुजर आपका जाता गुजार जाती है और वो बड़ा अच्छा लगता है। वो आंखों पे कोई फेक नहीं लगता उसके ऊपर लगा हुआ। हाँ। आंखों पे इश्यूज नहीं होते जैसे आईलैशेस से होते हैं हाँ, issues। कोई ना कोई problem। और वो गिरते नहीं है, सबसे बड़ी बात उनकी। कुछ लोगों के आईलैशेस तो आपके अपने- 3 दिन बाद गिर जाती हैं जो 4 हाँ, महीने ये भी है, ये भी हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ये उसका बड़ा अच्छा एक उन्होंने ये शुरू किया है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर अली, 4 to 6 month के बाद आप अगेन करवा सकते हैं अपनी आईलैशेस पे? बिल्कुल वो करा सकते हो, वो बड़ा सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं कोई है आपके नुकसान eyelashes को, नहीं। बिल्कुल। और ये बड़ा जरूरी है जो भी आप स्किन पे, आईज पे, बालों पे करवाए वो इतना सेफ होना चाहिए कि कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, क्योंकि जो आप आईलैश लगवाते हैं उसका एक जो नुकसान जो एक क्लाइंट के एंड पे क्या होता है कि वो जो सा है उसकी अपनी ही उसका तरीका शायद गलत होता है मूव होने का या कुछ करने का, वो अपनी आईलैश तोड़ रहा होता है उसके।
तो उससे उनको ये नुकसान होता है, तो इससे एटलीस्ट ये इशू नहीं है कि आपकी आईलैश टूट रही है। तो खुश हैं आपके क्लाइंट जो आपसे ये जी आईज बिल्कुल, वो करवा रहे हैं? बहुत शुरू है उन्होंने किया है और बड़ा अच्छा जा रहा है हमारा। अच्छा जा रहा जी, है। जी। तो हेयर एक्सटेंशन भी आपने शुरू कर दी हुई है, वो भी परमानेंट लग रही हैं? अच्छा, हेयर एक्सटेंशंस तो इतना वो जिनसे हम सांसें डील करी होती हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर। अच्छा ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ आई एक्सटेंशन आईलैशेस एक्सटेंशन के साथ साथ बालों की एक्सटेंशन के लिए भी लोग काफ़ी क्रेजी नजर आते हैं कि बाल लंबे करने हैं, हेयर बोटॉक्स वगैरह बड़ा आजकल है, केराटिन वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं और बड़ी मज़े की चीज़ है कि भाई आप कुछ भी अपने फेस पे करा सकते हैं। लेकिन ये मेक इट श्योर कि आपके जो से क्लिनिक पे जा रहे हैं क्या वो सब एक्सपर्ट हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप अच्छाई की तरफ जाते जाते खुद को खूबसूरत बनाने के चक्करों में खुदा न खासा कोई नुकसान करवा लें अपना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर अली वगैरह काम कर रहे हैं, आप जाइए विजिट कीजिए, आप इनका पेज देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो जी बातें तो चल रही है क्योंकि हमारे साथ ज़बरदस्त एक सिंगर भी मौजूद हैं, तो अब इनकी खूबसूरत सी आवाज़ में इनका गाना सुनते हैं।
वेरी नाइस, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत मजा आया आपका ये गाना सुन के। मुझे बताइएगा मल्लिका, ये किसने लिखा है ये गाना? ये उमर फारूक साहब ने लिखा है। अरे आपके जो गाने हैं वो शायर, आपके शायर लिखते हैं ये जो जी बिल्कुल, मेरे शायर लिखते हैं, उमर फारूक साहब है, अल्ताफ बाजवा साहब है। वेरी नाइस। तो अब बड़ा जबरदस्त, आजकल ना सराइकी गाने चल भी बहुत रहे हैं जी, ये मेरा 2020 का नया सॉन्ग आया है। वेरी नाइस। और माशाल्लाह लोगों ने बहुत लाइक किया है, मेरे बहुत व्यूवर्स बढ़ गए हैं। और ये ज़रूरी भी है, मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ना शादियों वगैरह पे भी ना पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, सराइकी गाना ज़रूर चलता है, ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया सराइकी गाने का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। लेकिन आप जितने भी गा लें, पंजाबी पंजाबी ही है, और ना बिल्कुल ऐसे पंजाबी पंजाबी है, जो ये पंजाबी अंदर से निकल रही होती है। हाँ जी, पंजाबी बिल्कुल। बंदा ये जो होता है ना, ये इसको अपनी लैंग्वेज बहुत पसंद है, बड़ी मीठी जुबान है सराइकी भी और पंजाबी सराइकी भी बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि आपने गाया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। तो आपको गाने का शौक है? कोई सिंगिंग का शौक नहीं है, डांसिंग का बहुत शौक है। अरे डांसिंग का बहुत शौक है, वेरी नाइस। तो डांस अब भी तो करती हैं? हाँ करती हूँ, बहुत क्रेज था मुझे बचपन से ही। कॉलेज में जाना, हर मतलब फन फेयर पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं, और कोई इवेंट ऐसा नहीं जिसमें मैंने डांस ना किया। तो हर शादी में माशाल्लाह से आप परफॉर्म किया करती थी? शादियों पे भी। अब देखिए ड्यूरिंग ड्राइव मैं डांस करती जाऊंगी, ड्राइव भी करती जाऊंगी। बड़ी खतरनाक है भाई, बैठते हुए खास ख्याल रखिए जब भी आप हाँ। इसके साथ बैठिए हफ्सा के साथ। नहीं, मैं बहुत सेफ ड्राइव करती हूँ, मेरा बिल्कुल फोकस मेरी ड्राइव पर होता है। देख ले, अभी खुद ही बता रही है डांस भी करती है, लेकिन ड्राइव तो करना होता है। अच्छा, मुझे अच्छा बताइएगा कि जब आप होस्टिंग आप की तरफ आप आई तो कैसा लगा होस्ट करके? आपको पसंद आया? आप रोड शो करती थी? लाइक मॉल्स में जाके शो करना, अच्छा। इस तरह की अच्छी प्लेसेस में जाके, मैंने लिबर्टी में एम्पोरियम हो गया, तो डिफरेंट मतलब पर्सनैलिटी के साथ आप फेस करते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को, तो बहुत अच्छा लगता है। हम उनसे बहुत कुछ लर्न करते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी आप देखिए ना, हम उनसे क्वेश्चन अगर करें तो हमें वो नेगेटिव भी हमें वो रिस्पॉन्स करती हैं, और कुछ लोग पॉजिटिव करते हैं, हमें दोनों तरीकों से उन्हें ना फेस करना होता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने एंजॉय किया अपनी होस्टिंग? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी बहुत नाइस, अच्छा। ज़बरदस्त। तो जी डॉक्टर अली के पास वापस आते हैं, क्योंकि डॉक्टर अली हमें बता रहे थे आइज़ के बारे में, हमने एक्सटेंशन के बारे में तो पूछ लिया। डॉक्टर अली, आप देखते हैं कि अक्सर लोग पेशेंट हैं खुदा न खास्ता कैंसर के, उनके आईब्रोज ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो उनकी आईब्रोज आप लोग बना सकें या दोबारा से उनकी आईब्रोज आ सके? कुछ ऐसा ट्रीटमेंट भी है आपके पास? जी बिल्कुल, हम इसको मेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन कहते हैं। मैंने आई थिंक लास्ट में आपसे इस बारे में डिस्कस भी किया था, और मैंने आपको बताया था क्या प्रोसीजर होता है इस चीज़ का। ये बड़ा ही एक कॉमन एक इशू है, जो बेचारे लोग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को जो उनसे कीमोथेरेपीज़ के बाद उनका क्या होता है, उनकी आईब्रोज रिमूव हो जाती हैं। तो हम उसको उनकी शेप के लिहाज से, उनके चेहरे की एनाटमी के लिहाज से हम उनको बड़ा प्रॉपर आईब्रोज बना के दे सकते हैं, बड़ा वो नेचुरल। उसमें दो टेक्निक्स है, उसमें एक माइक्रो पिगमेंटेशन आ जाती है, दूसरी इसके अंदर आ जाती है ब्लेडिंग, माइक्रो ब्लेडिंग आ जाती है। माइक्रो ब्लेडिंग उन पेशेंट्स के लिए जिन लोगों के बिल्कुल बाल ख़त्म हो गया, उनके लिए बड़ी ही अच्छी टेक्निक है, कि उससे बिल्कुल आपके नेचुरल स्ट्रोक्स नज़र आते हैं आपके, और वो स्ट्रोक्स 2 साल के लिए इट्स गुड टू गो, और बहुत सेफ है, कोई उनकी उस कंडीशन के साथ तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनके आईब्रोज भी बन जाते हैं, वो खुश भी हो जाते हैं, दुआएं भी मिल जाती हैं, और साथ साथ उनके आईब्रोज भी वो ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल लोग जिनके आईब्रोज है लेकिन बहुत पतले होते हैं, अक्सर कहीं बाल होते हैं, अक्सर नहीं होते, तो उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, इसमें उन्होंने बताया कि 2 टेक्निक्स होती हैं। ब्लीडिंग में वहाँ ब्लीडिंग का एक थोड़ा सा इशू ये होता है, जो ब्लीडिंग थोड़ा सा डीप इंजर करती है, आपकी स्किन की थोड़ा डीप जाती है, इसलिए मैं उसको नॉर्मल पेशेंट पे अवॉइड करता हूँ। मैं उसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं। वो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी जो एक फाइनल लुक बड़ी अच्छी आती है, और कम से कम उसमें बिल्कुल जी, वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा ये कितने देर तक रहते हैं जो आप करवाते हैं अपने आईब्रोज पे? अच्छा जी, इसको हम लोग वैसे तो बोलते हैं कि ये टैटू नहीं है, मैं बार बार चीज़ बड़ी एम्फसाइज करता हूँ, ये एक परमानेंट मेकअप टेक्निक है जो आपकी स्किन के फर्स्ट लेयर के नीचे होता है, तो ये परमानेंट नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मेकअप है, लेकिन उसका ये बेसिकली सेमी परमानेंट मेकअप होता है। ये 2 साल तक लास्ट करता है, लेकिन अगेन आपकी स्किन कंडीशन क्या है, आपकी स्किन कितनी ऑयली है, आपका धूप में कितना आप जा रहे हैं, इन और जेनेटिक फैक्टर्स क्या है, मेटाबॉलिज्म आपका BMR, जैसे आपने पहले बात की कि उनका वेट नहीं बढ़ता, उनका BMR बेसिकली तेज़ है, तो उन सब चीज़ों को उनके इसमें मेटाबॉलाइज होना होता है बेसिकली पिगमेंट में भी, तो उन सब चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि किसी के 2 साल से ज़्यादा भी चल जाता है। अरे अच्छा, वेरी नाइस। ये एक ही सिटिंग में हो जाता है?
जी जी, आईब्रोज एक सिटिंग में होता है, इसकी सिटिंग बिल्कुल नहीं होती। हम अपने पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी ज़्यादा फीलिंग होने वाली है और आपको लगता है और आपने मोटा करवाना है इसको, ये सब पेशेंट के उसके ऊपर होता है। हम एक हमारी मेजरमेंट टेक्निक होती है, हम जो आपकी नॉर्मल नेट में चेहरे की होती है, हम उसमें डिफरेंट तरीके से मेजरमेंट करके हम कहते हैं ये आपकी शेप आंख के लिए आइडियल है। पर जाहिर है वो अब पेशेंट क्लाइंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको किस तरह की चाहिए। कुछ थोड़ा सा मोटा चाह रहे होते हैं, हम उनको एक फ्री टचअप देते हैं कि आप बाकी दोबारा करा लीजिए। अच्छा डॉक्टर अली, ये तो मैंने ये सवाल ज़रूर पूछना है कि आईब्रोज तो आपने करवा ली, वो आपकी हेल्थ वो मोटी भी हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन जब आप आईब्रोज भी तो करवाते हैं ना, नेचुरल आपके आईब्रोज आ रहे होते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी दूसरी आईब्रोज पे जो आपने साथ जो आपके नेचुरल जो बाल आ रहे होते हैं? जी जी, वो बिल्कुल आते हैं, वो बाल करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, बिल्कुल आप करा सकते हैं। और वो होता भी, बल्कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आप पहले जब आ रहे हैं आप फ्रेश करवा के देखिए, मैं आपकी शेप नजर आए कि आपकी शेप हमने करनी है। दो हम लोग मेजरमेंट्स कर रहे थे, लेकिन स्टिल उनकी अपनी डिमांड होती है, तो वो थोड़ा सा करा के आते हैं। मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेरी हमेशा ना प्लकिंग ख़राब कर दी जाती है, और हर से लोग कहते हैं कि पहले से ख़राब है। तो मैं अब ऑल्दो मुझे इस महीने तो टाइम नहीं मिला, बट मैं अब जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ टैटू बना हुआ है, इसके साथ साथ से बस उसको नीट कर देना, नीट करना तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। लिटिल करेक्शन, इट्स नॉट टैटू, क्योंकि डॉक्टर अली आपके एक्सपेक्टेड थे मैं पॉलर वाली को जाके समझाऊं माइक्रो पिगमेंटेशन हुई है, और वो पूछेंगे जो लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं अच्छा टैटू है ये। टैटू की बात की है तो ये टैटू नहीं है। डॉक्टर अली क्लियर दोबारा से पूछना चाहूंगी, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने फेस पे कुछ करवा रहे हैं तो शायद हम नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये आप मुझे क्लियर बता दीजिए, जो आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं आईब्रोज है या कोई भी चीज, क्या उससे नमाज हो जाएगी? वो आपकी स्किन के अंदर तो नहीं है? ये मुझे क्लियर बताइएगा, क्योंकि लोग बहुत ये समझते हैं। जब मैंने इसमें अपना कोर्स किया था तो मेरे फादर उनकी बड़ी रिजर्वेशन थी इससे कि नहीं ये तो उनसा इससे वजू नहीं होगा, इनके टैटू तो आराम है। तो इस पर थोड़ा मैंने खुद भी रिसर्च किया। उसके अलावा जो उनसे कुछ जो बड़े स्कॉलर उनसे ये बात मारी हुई थी, हम जब शुरू कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी इस पर रिसर्च की थी। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट, अभी भी जब भी कोई पेशेंट आता है क्लाइंट आता है, आपका पहला क्वेश्चन था हमारा वजू हो जाएगा, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो टैटू इसमें डिफरेंस क्या, मैं दोबारा से आज बता देता हूँ, जो मैं अपनी हर वीडियो में लाजमी बताता हूँ। जो टैटू है वो आपकी स्किन की 3 लेयर्स बेसिकली होती हैं, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस और डर्मिस है, सॉरी डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस है। जो टैटू का जो पिगमेंट होता है क्योंकि उसका टूल डिफरेंट होता है, थोड़ा सा होता है, वो जो आपका पिगमेंट होता है वो आपका हाइपोडर्मिस के नीचे पड़ा हुआ जाके, ठीक है। अब वहाँ पर कलर भी डिफरेंस आता है चेहरे के ऊपर, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर डाल रहे हैं तो वो स्किन की लेयर्स के बाद वो ग्रीन कलर बन जाता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द टैटू। ये जो उनसे टेक्निक है, इसके अंदर जो आपकी स्किन की टॉप लेयर है जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे पड़ा हुआ है ये वाला जो पिगमेंट है। ये वही जगह है जहाँ पर लोग फिलर्स लगवा रहे हैं, फिलर भी 6 महीने स्टे करते हैं, ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी तो यहीं पे होते हैं ना। बोटॉक्स जो लगवाते हैं वो भी यही लेयर होती है। तो इसीलिए इस पे फतवा भी है कि ये बिल्कुल इसमें कोई हराम वाली कोई चीज़ नहीं है, ये वही जगह आप इंजेक्शन इंसर्ट अच्छा, इसीलिए डॉक्टर अली ने फौरन से डॉक्टर आयशा को करेक्ट करा कि भाई ये मैं सब जाता रहा तो बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हाँ कि ये टैटू नहीं है, आप करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर आयशा आइंदा से नहीं आता, और कॉलर वाली को जाके डिटेल में बताना है कि ये है, और आप इसको टैटू मत समझिए। और मैंने आयशा का आई विश मैं पिक्चर्स पुरानी लेके आता तो आप कंपैरिजन करते हैं इनकी पुरानी और अभी की पिक्चर्स को, ड्रास्टिक चेंज। आयशा आपने करवाया हुआ है, और आपकी पतली थी आईब्रोज पहले? मेरी ना होने के बराबर। अरे अभी तो अच्छी खासी वो थिक लग रही है, बिल्कुल ऐसे था जैसे कुछ है ही नहीं, बहुत लाइट थी। तो डॉक्टर अली ने ही किया था, और उसके बाद से अब वो ऐसे लगता है कि मेकअप किया हुआ है या कुछ ऐसा, हालांकि कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है, इट्स जस्ट पिगमेंट। और वेरी नाइस। जो आईब्रोज है ना आपके चेहरे को पूरा फ्रेम करती हैं, ये आपके चेहरे का फ्रेम है। अगर आपकी आईब्रोज बनी है और अगर आप सुबह उठ के कुछ लगा भी नहीं रहे मुंह पे, आपका चेहरा ऐसा लगता है प्रीम एंड प्रॉपर है, तो एक अच्छी और बिल्कुल नीट लुक आती है, आपको कुछ लाने की जरूरत उसकी बात नहीं। तो ये बड़ा बेटर करता है ना आईब्रोज। हम बड़ा इग्नोर करते हैं आईब्रोज को, तो ये नहीं है बड़ा। जो ऊपर नीचे हो जाती थी ना अब आपकी आईब्रोज पॉलर वाली से, और फिर वो कहते थे पुरानी पॉलर वाली ने की थी, बाल नहीं थे, वो अब ड्रामा खत्म हो गया है जी। अब आपने बिल्कुल परेशानी होना, आप अपने आईब्रोज भी करवा सकते हैं, और ये बड़ा महफूज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खुदा ना खासा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इंडिया क्लिनिक पे इनके पेज पे जाके विजिट कीजिए, कौन कौन से ट्रीटमेंट हो रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसमें हो क्या रहा है, और हर चीज़ को रीड कर लीजिए, ताकि जब आप लोग डॉक्टर अली के पास आए आपको मुश्किलात ना हो ये पूछने में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर आयशा से भी पूछते हैं, डॉक्टर आयशा, नॉन सर्जिकल कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं?
देखिए कॉस्मे स्टूडियो में हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे कैविटेशन कर रहे हैं। कैविटेशन इज लूज 1 इंच इन 45 मिनट्स। लंच ब्रेक में आप हमारे पास 1 इंच रिड्यूस करके चले जाएं। वेरी नाइस। इसमें होता क्या अल्ट्रासाउंड डेली आ जाए भाई डेली आ सकते हैं, वो थोड़ा सा मसला है, मैं आपको समझाती हूँ। उसमें अल्ट्रासाउंड वेव से हमने फैट को मेल्ट करके यूरिन से फ्लश आउट करा देना। अब डेली ये नहीं हो सकता, पहले पिछला फैट फ्लश आउट होगा उसके बाद अगला, तो मिनिमम 4 डेज का गैप हमने रखना होता है। अगर किसी ने 8 इंचेस रिड्यूस कराने हैं वो 8 सेशंस लेगा, किसी ने 6 इंचेस रिड्यूस कराने हैं वो 6 सेशंस लेगा, मगर अगेन रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, कुछ एक सेशन में 3 इंचेस तक रिड्यूस कर लेते हैं, कुछ एक सेशन में हाफ इंच तक रिड्यूस करते हैं। सो रिजल्ट्स वेरी करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो आता है दैट इज क्रायोलिपोलिसिस और क्रायोप्लास्ट। 2 ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों का पीछे साइंस एक ही है, दैट इज फैट फ्रीजिंग। आपका मेरा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, हमारा कोई भी सेल -6 डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जब हम बॉडी पे लगाते हैं उससे टारगेट ही सिर्फ फैट को करना है। उसने फैट सेल्स को -6 डिग्री पे ले जाना है और 1 घंटे फैट सेल्स ने -6 डिग्री पे रहना है, उनकी डेथ हो जाएगी, जाहिर है। हमारा कोई भी सेल -6 डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर सकता। अब डेड फैट सेल्स का क्या बनेगा? जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स डेली मरते हैं, आपकी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ सेल्स डेली मर रहे होते हैं, जैसे वो स्टूल, यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से निकलते हैं, वैसे ही ये डेड फैट भी बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन 3 मंथ्स बाद रिजल्ट्स आएंगे। अल्ट्रासाउंड वेव में इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, उसी वक्त रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें 3 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें 3 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो हम करते हैं हार्ड फैट के ऊपर, जो कूल प्लास्ट, क्रायोप्लास्ट है ये हम करते हैं सॉफ्ट फैट के ऊपर। बाजुओं पे हो सकता है, इनर थाइस पे हो सकता है, लव हैंडल्स पे हो सकता है, अगर कहीं पे सॉफ्ट फैट है ये उसके ऊपर होता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, जैसे आपने बताया कि 1 इंच एक ही सिटिंग में हो जाता है, जो आपने फर्स्ट वाला प्रोसीजर बताया है, मुझे बताइएगा अगर फॉर एग्जांपल आपने बाजुओं का करवाना है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है लेकिन आपके बाजुओं में ये वाला जो पार्ट है इसमें काफी ज्यादा फैट है, तो आपकी यहीं पे अप्लाई किया जाएगा ये जो प्रोसीजर है, यहीं से कम होगा? बिल्कुल, पूरी बॉडी में से कहीं से भी कम हो सकता है? नहीं, वो तो एसिमेट्री आ जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करना और उस पर भी बड़ा वो टेक्निकल होता है, डॉक्टर अली करते होते हैं ये। इसमें चाहिए क्या होता है कि कोई मसल के ऊपर, देखिए मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कभी भी ये ट्रीटमेंट कर नहीं सकती। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ डॉक्टर अली इन्होंने मेरे साथ इतना वेट रिड्यूस किया मगर इनके बाजुओं से नहीं जा रहा, ये चाह रही है ये बाजुओं से। डाइट कभी भी आपके स्पेसिफिक एरिया को टारगेट नहीं करती। अब डॉक्टर अली इन्होंने बहुत रिड्यूस कर लिया, बाजू वहीं के वहीं वो नहीं कर रहे, तो डॉक्टर अली इज़ द वन हु प्रिस्क्राइब्स दीज ट्रीटमेंट्स। तो उसमें बाजुओं पे फिर हम फैट को फ्रीज कर सकते हैं। कोशिश बल्कि हमारे 100% यही होता है कि आपका मसल बीच में ना आ जाए। अच्छा, तो इट्स अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस। ये भी ऑल्दो इसमें सर्जरी नहीं है मगर ये भी आप किसी टेक्नीशियन से नहीं करा सकते। हाँ, ये जबरदस्त जी करूँगा कि इसके अंदर कैसे उन्होंने बोला एक बड़ा इशू होता था, हर किसी को स्पोर्ट रिडक्शन चाहिए, मैं सारा पतला हो गया, ये चीज़ रह गई है, हाँ, ये चीज़ रह गई है। होता है। एग्जैक्टली, तो दिस इज बेसिकली फॉर स्पोर्ट रिडक्शन। ये आपका स्पोर्ट रिडक्शन करता है। और क्रायोलिपोलिसिस बहुत अरसे से चल रही है पाकिस्तान में, कूल स्कल्पटिंग चल रही है। अब जो एक नई टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रायोप्लास्ट। ये जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रा का स्टेप अप वर्जन एक्वापिल है, ये उसका एक स्टेप अप वर्जन है। अच्छा। जो बहुत एफिशिएंट है और बहुत इफेक्टिव है इन ट्रीटमेंट्स के लिए। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर अली, एक चीज़ है, अक्सर लोग गोरे चिट्टे होते हैं, कलर नीट होता है, अगर बहुत गोरे भी नहीं है तो ब्राउन भी है तो नीट वाला कलर आपका होता है, लेकिन अक्सर लोगों की जो नेक होती है वहाँ पे एक लाइन बन जाती है, एलिफेंट स्किन सी हो जाती है। जी, बिल्कुल। क्या आपके जो फेशियल है आया वो आपकी नेक को भी ट्रीट कर रहे होते हैं, उन पे आपकी नेक पे भी असर हो रहा होता है? अच्छा जी, जो आपने ये जो बात की ये बड़ा ही कॉमन एक है। इसमें मोस्टली क्या होता है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, पेशेंट्स को ऐसे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। उसमें आयरन वगैरह, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आयरन लेवल वगैरह की कमी होती है, इस तरह का वो चीज़ ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनसा है कभी कभार फंगल इन्फेक्शन भी होता है। हाँ जी। इसलिए हम जो उनसा है, जब भी मेरे पास एक पेशेंट आते हैं मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि क्लिनिकल कंडीशन को डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो फॉर ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे मेडिसिन की, तो हम लोग उसको लाजमी पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ताकि वो अपना रूल आउट करा के आए कि क्या वाकई ये फंगल इन्फेक्शन है, और अगर फंगल इन्फेक्शन है और मुझे समझ आ भी गई है, मैं कभी उसको दवाई लिख के नहीं दूंगा। वो हमेशा डॉक्टर के पास पहले जाएगा, जाकर उनसे लिखवा के लाएगा, उसको फॉलो करेगा। अगर वो नहीं है, अगर सिर्फ पिगमेंटेशन ही आई है तो हम पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट हो जाएगा। बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन नहीं, ट्रीटमेंट जो पिगमेंटेशन जो आपके धब्बे पड़े हैं जिसको हम लोग वो ट्रीट हो जाती है। ठीक है, मतलब इसका भी हल है, इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं, हर तरह का हल मौजूद है इनके क्लिनिक पे। तो ये जो जिन लोगों की अक्सर लाइन बन जाती है, मैंने बहुत से लोग देखे जी, बहुत कॉमन। अच्छा खासा कलर होता है। मैं ये ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम लोगों ने रूट कॉज देखना है। ये पीसीओएस भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जब वो मेरे पास डॉक्टर अली भेजेंगे, मैं सबसे पहले उनके सारे टेस्ट करूंगी ताकि रूल आउट तो सारा कुछ हो जाए ना, लाइन बनी क्यों।
सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है बनी क्यों। डॉक्टरली जितने मर्जी उस पर ट्रीटमेंट्स कर ले, रूट कॉज अगर नहीं देखा गया तो वो किसी उसका नहीं है। वैसे डॉक्टरली खुद भी टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, जैसे इन्होंने आयरन का जिक्र किया, टेस्ट ये भी करा लेंगे, उसके बाद जो बाकी रूट कॉज होगा वो हम लोग देख के फिर आगे जबरदस्त। ये जो तरीका करे जी प्लीज कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से भी कुछ कुछ लोगों को निशान हो जाती है, वो जो आर्टिफिशियल पहनते हैं वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं गोल्ड के अलावा कुछ नहीं पहन सकती। क्या होता है उसमें, तो क्या होता है उसमें, अब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, गोल्ड तो बड़ा ही एक प्रोसेस से बनता है, पता है, बड़ा उसका एक टेक्निकल प्रोसीजर होता है। अब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो जो लोग बना रहे हैं वो इतनी सफाई उसमें नहीं होती है, जब वो बार बार रगड़ खाती है तो वहाँ पर उनसे एक आपकी सब कॉन्शियस एक इंजरी आ रही है। जब वो इंजरी आ रही है, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी एक्टिव हो रहे हैं, तो वो बेसिकली वो आहिस्ता से निशान बन जाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो गोल्ड होता है ना उसमें तो आपको बिल्कुल भी मतलब कि सफाई का बड़ा बिल्कुल सफाई होती है। और उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ये होता है कि अगर आप पहने रखते हो ना तो उसमें फिर जरूर आपके वो निशान पड़ जाते हैं। और आपको पता है पुराने दौर में वो इतना ज्यादा गोल्ड सिर्फ इसलिए पहनते थे ताकि स्किन भी नीट रहे, और फिर वो बाद में ना गोल्ड फेशियल भी आ गया। और ये हकीकत बात है के लिए निकाल दिए थे गोल्ड फेशियल। और ये हकीकत बात है कि जो लोग कहते हैं ना हम गोल्ड नहीं, मतलब गोल्ड के अलावा कुछ नहीं पहन सकते, और ये वैसे सच भी है। एक चीज मैं ऐड करूंगा आपके गोल्ड फेशियल से, आप खैर आपने तो काम भी से उनका तो काम भी रहा है इस तरह का। सबसे जो मुझे एक इशू है ना वो है गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल, प्लैटिनम फेशियल। मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ कि आप उनसे पूछें तो सही इसके अंदर है क्या, गोल्ड फेशियल में गोल्ड तो नहीं डाल देंगे वो। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपसे पहले शुरू में बात शो की थी कि जो आप करवा रहे हैं चेहरे पे, आपके चेहरे पे कुछ लग रही है, आपको पता होना चाहिए वो लग क्या रही है। तो इन चीज़ों का लाजमी देखा करें कि वो गोल्ड और डायमंड और लोग बस यही सोचते हैं ना कि गोल्ड है शायद इसमें या डायमंड आ गया है, शायद हमारा चेहरा भी जो है ना वो डायमंड जैसे दिखने लग जाएगा। 1000 रुपए में वो डायमंड फिर ऊपर लगा देंगे आपके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कॉमन था, ये गोल्ड फेशियल है, प्लैटिनम है, जाके आपका राइट है जी, बिल्कुल आप पूछिए जैसे डॉक्टर अली कह रहे थे, आप पहले पूछिए कि आपकी क्योंकि मैं भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जस्ट फंक्शन के टाइम ही पहन सकती हूँ, अदरवाइज मैं भी नहीं पहन सकती क्योंकि खारिश होने लग जाती है, एलर्जी से स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे इस बात का पता है कि लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि गोल्ड पहनने। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम हो जाता है, इयरिंग्स अगर आप आर्टिफिशियल पहनते हैं तो ठीक हो गया। तो आपसे पूछेंगे, आप कोई भी ज्वेलरी पहन लेती है ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक्टिंग के बताइएगा, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, जो आपकी दिली ख्वाहिश है कि भाई मेरा दिल है कि अगर मुझे एक्टिंग का चांस मिले तो मैं फर्स्ट टाइम इस एक्टर के साथ काम करना चाहूँगी? मैं आतिफ को लूंगी, आतिफ असलम। अच्छा, वो मतलब उन्हीं से ना ये गाने भी करवा लेंगे, उनसे एक्टिंग भी करवा लेंगे, एक ही बंदे से सारे काम करवा लेंगे, फायदा भी हो जाएगा, बजट भी कम लगेगा, मतलब अच्छा खासा प्लान करने वाली है ना, फ्यूचर प्लान करने वाली। नॉट श्योर, क्यों नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, अच्छा आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है पाकिस्तानी? हाँ, मेरी सबा कमर। हाँ, शी इज़ वेरी गुड एक्टर, नो डाउट, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वेरी शी इज़ टू मच टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं है, वेरी जीनियस एक्टर है। हर एक्टर्स मतलब हार्ड वर्किंग करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना एक नाम बनाया और अभी तक कोई उनके कंपटीशन में नहीं है एक्टिंग में। आप डिफरेंट उनके ड्रामे देखेंगे ना, आपको लगेगा कि डिफरेंट कैरेक्टर किया उन्होंने, जान डाल दी एक्टिंग। कभी ड्रामे को टाइम नहीं दिया था, मैंने ड्रामा नहीं देखा कभी, टाइम ही नहीं होता। तो मैंने जब बागी ड्रामा देखा सबर कमर का, सबा का, तो कमाल, वेरी इंटरेस्टेड, वेरी नाइस, उसमें कमाल एक्टिंग थी, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, इवन के हर जो उसमें अदाकार थे सबने अपना अपना बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। तो ड्रामे की बात चल रही है, अब हम सिंगिंग की तरफ आते हैं, तो आपका खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। पहला गाना भी बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छा है, दोनों अपनी अपनी जगह पे है और वेरी नाइस। सादा साहब का गाना, अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने गाया और बड़ा अच्छा परफॉर्म करी थी। एक जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो इतने खूबसूरत थे, गाने के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। हम लोग बहुत जहाँ कहीं फंक्शन पे जाती हूँ तो वो कहते हैं हमें बस आपके फेस इंप्रेशन जो है बहुत पसंद है, आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं ये अंदर से आ जाते हैं। मुझे जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करती हूँ, लेकिन पता लेकिन अच्छी बात है, आपको
खूबसूरत लग रही होती है वो। एक तो एक होता है ना कि आप अजीब सी शक्लें बना रहे हैं गाते हुए, डांस करते हुए, ऐसा कुछ नहीं, आप बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे बताइएगा, आप गाना तो गा रही, एंजॉय करिए, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? मैंने दोहा कतर में किया है। वेरी नाइस। पाकिस्तान के बाहर भी कर चुकी है? बाहर, पाकिस्तान के बाहर भी कर चुकी हूँ, और ये मुझे मौका नज़ाकत अली खान साहब ने दिया है। वेरी नाइस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, रिस्पॉन्ड कैसा था वहाँ के लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। अरे अच्छे लोग हैं वहाँ के। वेरी नाइस। और ये मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। ये मुझे बिल्कुल भी पाकिस्तान तो बहुत याद आया, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, आउट ऑफ सिटी चली जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री चली जाऊँ, लेकिन मुझे लाहौर ही है ना। अच्छा, बहुत प्यार करती है अपनी सिटी के साथ, पाकिस्तान से भी और सिटी का भी। मुझे आती जाके ना, और लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ, फिर कोई ना कोई नींद की गोली लेके सो जाती हूँ, और अपने लाहौर को याद करती हूँ। वेरी नाइस। ये बड़ा जरूरी है जी, देख रहे हो उन्हें अपने शहर से कितना प्यार है, और ये जरूरी भी है। तो शहर के लिए कोई गाना गाया, लाहौरियों के लिए कोई गाना? इंशाअल्लाह ताला मेरे उस्ताद जी हैं, तारिक ताफो साहब, उन्होंने लोर गाया हुआ है, वो मेरे उस्ताद हैं। वेरी नाइस। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉन्ग किया है आर्मी के लिए। वेरी नाइस। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह जी। बेस्ट ऑफ लक। जो आप काम कर रही हैं, जिस पे काम कर रही हैं, जो आपका नया सॉन्ग आने वाला है, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। और वेरी नाइस, बड़े अच्छे से आपने परफॉर्म किया। तो वापस आते हैं डॉक्टर अली के पास, क्योंकि आज हमने स्किन की सारी चीजें जल्दी जल्दी पूछ लेंगे। मैं डॉक्टर अली साहब से एक बात करूँगी। हाँ जरूर। आईलैशेस मेरी भी आपने लगवाई नहीं है? लगवानी है मैंने। अच्छा, लगवानी है। तो डॉक्टर अली बता रहे थे आईलैशेस लगवाए बगैर कैसे खूबसूरत हो सकती हैं आपकी आईलैशेस? बिल्कुल, हमारे क्लिनिक में हो रहा है ये। हमारे पास एक एस्थेटिशियन है जो करती हैं ये, वो आईलैशेस भी लगाती हैं, और हम आईलैश लिफ्टिंग का एक नया ट्रीटमेंट लेके आए हैं। उसमें आपकी आंखों को ऊपर की तरफ आपके आईलैशेस को लिफ्ट कर देते हैं, तो बड़ा नेचुरल लगता है। उसमें कोई वो आपको कोई तंगी भी नहीं होती, आपका आंखें भारी भारी भी नहीं लगती, इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। तो आप मोस्ट इंशाल्लाह जरूर आपके क्लिनिक पे कोई पहुंचे ना पहुंचे, मैं जरूर पहुंचने वाली हूं। हाँ, ये अच्छा है ना कि आप फेक आपने नहीं लगाया हुआ, आपको डर नहीं है कि गिर जाएगी। और अक्सर लोग जब फेस वॉश करते हैं तो अक्सर कहते हैं गैप आ गया है ना दोनों, उसमें पानी यूं लग रहा था, ज्यादा अच्छा है। मलते बहुत हैं कि आंखों में खारिश होती है, तो वो अंदर चली जाती है, उससे इन्फेक्शन होने का बड़ा चांस है। और स्पेशली जो लोग लेंस लगाते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है ज्यादा। ये बड़ा अच्छा आपने एक, ये मैंने भी ध्यान कभी नहीं दिया था, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट एक बात है, क्योंकि मैं लेंस लगाती हूँ ना, इसलिए तो मेरे लिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आईलैशेस आपके जो है वो जा रहे हैं आईज के अंदर, ये नहीं जा रहे। अच्छा डॉक्टर अली बताइएगा, आपने परमानेंट मेकअप एक इंट्रोड्यूस करवाया है, एक बड़े ज़बरदस्त ये एक मेकअप है जिसमें आप सुबह उठ के भी खूबसूरत लग रहे होते हैं, डर नहीं रहे होते लोग आपको देख के। तो ये परमानेंट मेकअप जो है, इसमें ब्लश ऑन है, लिप कलर है, और जो लिप कलर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताइए कि ये मर्द हजरात भी करवा सकते हैं जो स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये कोई ना कोई चीज़? हमने जब ये शुरू किया था अपना, जब अपना क्लिनिक हम शुरू कर रहे थे, आयशा भी मेरे साथ, शी इज़ अ पार्टनर एज वेल। तो मैं आयशा डॉक्टर असलम में जब शुरू करते हमारा ये पहला एक ये चीज़ थी, परमानेंट मेकअप। आई एम सर्टिफाइड मेडिकल माइक्रोपिगमेंटेशन स्पेशलिस्ट बेसिकली, तो परमानेंट मेकअप इसी का एक ब्रांच है जी। तो हमने शुरू इसीलिए किया था कि जिन लोगों की लिप्स थोड़े से काले हो जाते हैं तो उन पे जो उनसा है क्या इशू आ जाते हैं, हमने उसके लिए शुरू किया था। और मैंने पहले प्रैक्टिस भी आयशा पे की थी। तो जनता है तब हमारे जहन में ही नहीं था कि फीमेल्स भी लगाएंगी। अब हमारा पहला माइंड में ये था कि मर्द हज़रात इसके लिए आएंगे क्योंकि उनका ये इशू होता है, होंठ काले हो जाते हैं, लेकिन अब तो फीमेल्स भी ज़्यादा स्मोकिंग कर रही हैं, उनका भी ये मसला होता है, which is fine. We don't discriminate. अगर आदमी हो तो एक जैसे ही करती रहता, दोनों के लिए बुरा है एक्चुअली। तो अक्सर लिप कलर अगर आप अच्छा इस्तेमाल नहीं करें, डॉक्टर आयशा एग्री करेंगे, लिप कलर की वजह से भी आपकी इस तरह दोबारा आ रहा था कि उसके अलावा एक रीज़न थी, लोग स्टेरॉइड मिली हुई लिपस्टिक्स लगा रहे थे। अब जो स्किन के साथ आपके मसला होता है वही आपके होंठों के साथ मसला होता है। होंठ तो बड़ी सेंसिटिव आपकी वहाँ की स्किन होती है, बहुत डेलिकेट होती है। तो जब हमने वो इंट्रोड्यूस कराया तो फिर जब हमने मार्केट में देखा तो हर बंदा आके मुझे ये कलर चाहिए, मोस्टली फीमेल्स। तो फीमेल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन कलर्स के होते हैं, मेल्स के लिए हम लोग थोड़े से महदूद में रहते हैं कि हमने एक नेचुरल लुक देना होता है। हर किसी के ऊपर एक कलर का वो रंग आता भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, जो कलर मैं आपको यहाँ पे एक वो करके दिखा रहा हूँ, लगा के दिखा रहा हूँ, वो आपके होंठों में कभी नहीं आएगा क्योंकि वो स्किन के अंदर है। तो उसका थोड़ा सा एक लाइट आएगा, थोड़ा डार्क कलर या फिर आएगा, तो वो हमें देखना पड़ता है कि इस कलर के अगर कुछ लोगों के पर्पल होंठ हो जाते हैं सिगरेट के साथ पी के, कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, तो उनका हर किसी का अलग अलग जो सा है वो होता है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखना होता है कि किस पे कौन सा कलर अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है डॉक्टर अली, ये प्रोसीजर के बारे में बताइएगा, कितने घंटे का ये प्रोसीजर है, क्या इसके बाद भी कोई सिटिंग होती है या फर्स्ट सिटिंग में ही आपका जो आपको कलर चाहिए वो मिल जाता है? चलिए ये इस पे ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स लगते हैं, ठीक कि है। बहुत सुकून से करने वाला प्रोसीजर है। एक नैनो नीडल होती है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम उससे कलर इंजेक्ट कर रहे होते हैं बहुत Lips के ग्रेजुअली अंदर, ठीक जी। है। तो उसमें बहुत हमने छोटे छोटे पैचेस को हमने फिल करना होता है। अब होता है कि जो मैंने कलर आपको फर्स्ट डे लगाया वो आपको बड़ा ब्राइट लगता है पहले तो, आफ्टर 2 to 3 वीक्स वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हम है। कलर लगा रहे हैं हमेशा याद रखिएगा वो कलर का जो 60% जो पिगमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक वो है। स्क्रैप ऑफ होकर गिर जाएगा, क्योंकि आपके फ्लैक्स उतरते हैं ना। उसके बाद जो 40% कलर है वो आपका रिटेन रहेगा। तो जो भी कलर आप लगा रहे हैं उसका 40% रहेगा, तो फिर जो पेशेंट होता है वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये तो बहुत लाइट हो गया। बिल्कुल। तो हम उसके लिए उनको एक सिटिंग जो सी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि आप दोबारा करा सकते हैं, लेकिन जो सा है उसमें भी जो सा कलर आपका 40% ही स्टे करता है, ठीक है। लेकिन वो बड़ा नेचुरल और बड़ा अच्छा कलर आता है अच्छा आपके कलर होंठों पे। आता हाँ जी, है, बहुत फेक भी नहीं लग रहा होता ना, बिल्कुल क्या fake नहीं कुछ लगता। अप्लाई तो नहीं किया हुआ है, ऐसा भी नहीं वो लगता। बहुत नेचुरल कलर आता है आपका उसके ठीक ऊपर। सिटिंग में हम जो सा है पहले नमिंग क्रीम लगाते हैं। ठीक है। कुछ जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं पेन से, जिनका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है पेन का, उनको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी लगा देते हैं, अच्छा, ताकि ताकि वो आराम से करवा ले। जी आराम से ताकि वो लेटें, क्योंकि नमी क्रीम इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो आधे घंटे हम उनको लगा के रखते हैं पहले नमी क्रीम, उसमें हम शुरू करते हैं प्रोसीजर अपना। ठीक तो हो बहुत गया। ही लिटिल बाय लिटिल वेरी स्लोली हम कलर को बिल्डअप कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा प्रोसीजर है। इट्स डन इन जस्ट वन सेटिंग। लेकिन हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने और थोड़ा सा डार्क कराना है, क्योंकि कभी पर जब वो फ्लेक गिरते हैं तो थोड़ा पैच है खाली भी आ जाता हाँ, ये है, भी हम है। उसको फिल करने के लिए एक उनको सिटिंग फ्री तो देते ये हैं। कितने टाइम के लिए रहता है डॉक्टर अली? अच्छा, लिप्स भी जो उनसे आराम से साल गुजार 6 महीने से 1 गुजर साल जाते हैं। निकाल डॉक्टर आयशा, जाता आपका है। कितना टाइम गुजर गया था? मेरा 6 मंथ गुजर गया था, लेकिन मसला ये है कि मैंने उसकी वैसे केयर भी नहीं थी कि लिप अच्छा। बाइटिंग मेरी बहुत गंदी आदत है। हाँ। खून निकाल लेने की हद तक मेरी लिप बाइटिंग की आदत है, तो मैंने अरे। आफ्टर केयर को उस हद तक फॉलो नहीं था। क्या शायद एक वो मुफ्त की चीज़ थी। अच्छा यही ठीक है मसला डॉक्टर है। अली, ये भी बताइएगा जैसे डॉक्टर आयशा कह रही है कि उसके बाद केयर की जरूरत होती है, जी, तो जी। किस तरह से आप केयर कर सकते हैं अच्छा इसकी? जी, जो फर्स्ट वीक होता है फर्स्ट वीक बड़ा ही क्रिटिकल उसके बाद होता है, ठीक क्योंकि है। आपकी स्किन खुलती है बेसिकली। ठीक है। ये नहीं कि आपने ऊपर तो कुछ लगा दिया it's fine, और ये आम लिपस्टिक भी नहीं होती है, आपकी स्किन ऑब्वियसली खुली हुई है, ठीक है। हाँ हम जी। उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि आपने बुक आपने नाम बताने लगा था कि आपने इस तरह की कुछ क्रीम लगानी ताकि आपकी जो स्वेलिंग है वो नीचे कम चली हो जाए। जाए, जी। ठीक है। तो फर्स्ट 2 डेज थोड़े से क्रिटिकल होते हैं इस लिहाज से, क्योंकि उसमें फिर आपकी स्किन ड्राई भी हो रही होती है, आपको ठीक उसको है। मॉइस्चराइज रखना होता है। इन द फर्स्ट वीक आपकी फिर फ्लैकिंग भी शुरू हो जाती है, और 1 हफ्ते के बाद नॉर्मल आप आ जाते हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज़ भी है, जैसे आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसकी एहतियाती तदाबीर जो होती है ना वो बड़ी बड़ी ज़रूरी important होती है। है। हाँ जी, वो सब लोग बस कराना डॉक्टर पड़ा पे ना छोड़ दीजिए कि वो मैंने तो पैसे दे दी और मेरा तो हो गया, अब तो मैं ठीक ऐसे ही रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं। आपको थोड़ी आजकल केयर हमारे करनी लिए थोड़ी सी पड़ेगी। आसानी ये भी है कि आजकल जो लोग हमारे पास आ रहे हैं हाँ मुस्कुराने जी। के लिए, उन्होंने अपना फ़ोन खोला होता है, गूगल पे उन्होंने खोला होता है, अच्छा यहाँ पे तो ये लिखा है आपने एक ही बताया। अरे! तो ये बड़ा लोगों को अवेयरनेस है, Awareness ज़्यादा आ गई लेकिन है। हाँ जी, लेकिन इंटरनेट है तो फिर वो वहाँ पे हर चीज़ सही भी नहीं होती है, इसलिए बड़ा मुश्किल भी होता है उनको बताना है कन्विंस करना कि भाई ये जो चीज़ है ये ज़्यादा बेहतर बिल्कुल, है बिल्कुल। आपके लिए। तो ये अच्छी चीज़ है जिसके लिप कलर अप्लाई करने की वजह से भी ख़राब हो जाती है स्मोकिंग के अलावा, तो वो लोग भी जा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं और ये उनके लिए अच्छा है, बिल्कुल। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खूबसूरत से लिप्स भी बनवा सकते हैं आप नेचुरल, बजाय इस चीज़ के कि आप कुछ ना कुछ अप्लाई कर करके इसको मज़ीद ख़राब कर लें। तो डॉक्टर आयशा से पूछते हैं। डॉक्टर आयशा, हम पेशेंट की भी बात कर रही थी, जैसे उन्होंने बताया कैंसर के पेशेंट के लिए भी इनके पास एक ज़बरदस्त सी खुशखबरी है जी, आप आईब्रोज करवा सकते हैं, वापस आपके आईब्रोज आ जाते हैं। मुझे बताइएगा, जो लोग शुगर की पेशेंट है लेकिन उनका वेट भी ज़्यादा है, वो वेट कम करना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, शुगर के पेशेंट का जो डाइट प्लान होता है वो इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम उसमें डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं शुगर लो होने के चांसेस हाँ जी, होते हैं। अब शुगर पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस डाइट ले, 2 से 3 ठीक घंटे है। के अंदर अंदर वो कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करे। ठीक है। अगर नाश्ता है तो नाश्ते के फ़ौरन बाद वो फ्रूट ना लें, नाश्ते में वो ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, ठीक है। साथ में वो एक अंडा ले लें सब्जियां डालकर, और अगर चाहते हैं तो दूध का 1 गिलास या दही का 1 कप वो साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। अब 2 से 3 घंटे बाद अगर उन्होंने कुछ ना खाया तो शुगर लो होना शुरू हो हाँ जाएगी, जी, और जब बिल्कुल। शुगर लो होना शुरू होती है ऐसे लोग यूजुअली बोतल का 1 गिलास पी लेते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खजूरें खा लेते हैं जो कि वज़न बढ़ाने की वजह बनती हैं। तो 2 से 3 घंटे बाद वो एक फ्रूट खा लें। एक वक्त में 1 फ्रूट खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि वरना फ्रूट शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी हाँ और जी। शुगर बढ़ जाएगी। शुगर फिर बढ़ 2 से 3 घंटे बाद उनका दोपहर का खाना आ जाएगा, जिसमें सलाद की ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, सलाद के पत्ते, कैबेज, बंद गोभी हो गया, जो पालक वगैरह है, इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ज़्यादा किया होना जाए, चाहिए। ठीक है। 1 कप सलाद हो गया, साथ
साथ में एक रोटी का साइज कोशिश करें थोड़ा छोटा रखें, 7 से 10 इंचेस के दरमियान में होनी चाहिए, और उसके साथ 1 कप सालन में शुगर के पेशेंट ने कोशिश ये करनी है कि दाल का इस्तेमाल ना करें। दाल के बारे में मिथ है कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्लस कार्ब्स हैं, तो जब आप रोटी के साथ लेंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। अगर आपके घर में दाल पकी, आप कोशिश करें चम्मच के साथ दाल खाएं रादर देन कि आप उसको रोटी के साथ खा रहे हैं। इसी तरह शुगर पेशेंट चना चाट को सैलेड की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही वो लोबिया चाट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वो दही भल्ले खा सकते हैं। अब दोपहर में जब वो एक रोटी ले रहे हैं तो उसके साथ वो दही नहीं ले सकते, क्योंकि नाश्ते में तो सिर्फ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस है, उसके साथ दही हो सकता है, दोपहर के खाने में उसके साथ दही नहीं हो सकता। फिर 2 से 3 घंटे बाद कोई फ्रूट ले लें या हैंडफुल ऑफ नट्स ले लें। ठीक है, रात का खाना बिल्कुल दोपहर के खाने की तरह हो। चावल का इस्तेमाल शुगर पेशेंट को चाहिए वो अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। अगर खाने भी हैं तो 5 टेबल स्पून से ज़्यादा ना खाएं। बाकी फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा सारा सालन डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं, लेकिन 5 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने चावल का इस्तेमाल नहीं करना। रात को सोने से पहले दूध का 1 गिलास ज़रूर पिए, वरना रात को शुगर लो हो जाएगी। यूजुअली मैं वेट लॉस के पेशेंट्स को कहती हूँ रात को सोने से पहले कुछ ना लें, लेकिन शुगर पेशेंट्स का चूंकि डर होता है कि उनकी शुगर लो ना हो जाए, तो वो दूध के अंदर इसबगोल डाल के या दूध के साथ हैंडफुल ऑफ नट्स इस्तेमाल जरूर करें ताकि रात को उनकी शुगर लो ना हो। अच्छा, इनको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बेसिकली शुगर हाई और शुगर लो इस चीज को मेंटेन करना है। इन्होंने बेसिकली अपनी शुगर को एक लेवल पे लेके चलना है, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल लो हो जाए ना बिल्कुल हाई हो जाए, मेंटेन करना है। और इसके साथ साथ अगर वॉक कर लेंगे मॉर्निंग और शाम को सोने से पहले तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जूसेस का इस्तेमाल, फ्रेश फ्रूट हो गया, डब्बे का जूस हो गया, बिल्कुल नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैं फिर रिपीट करती जाऊंगी, फ्रेश फ्रूट जूस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूट शुगर होती है जो कि आपकी ब्लड शुगर को एकदम बढ़ा देती है। इसका इस्तेमाल नहीं करना। मिल्क शेक्स ये लोग बिल्कुल नहीं पी सकते, फ्रूट शुगर एंड मिल्क शुगर इकट्ठे होकर एकदम शुगर बढ़ा देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हमें पता ही नहीं होता। जो मैंने नाश्ता बताया वो सिर्फ इसी नाश्ते के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वो दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दही के अंदर भी कार्ब्स है, शुगर बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर आयशा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, कम टाइम है तो जल्दी से ही बताइएगा कि हमारे यहाँ वॉक करने का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खा के वॉक करने चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा वॉक करने के बाद घर आके अच्छा खासा खाना खा लेते हैं। तो वॉक क्या खाने से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? अच्छा, दोनों टाइम पे की जा सकती है, बट आपका गोल क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाने से पहले वॉक करनी है, क्योंकि अगर आप खाना पीना खा के वॉक करेंगे, आप खाना खा के वॉक कर रहे हैं तो बॉडी उस खाने को बर्न कर देगी और उसी से एनर्जी ले लेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने खाया, उसको हजम किया और वापस आ गए। ठीक है। मगर अगर आपने वेट मेंटेन करने के लिए, जैसे मेरा जैसा बंदा है जिससे सिर्फ अपना वेट मेंटेन करना है, तो मैं खाना खा के वो जो खाना खाया उसको हजम करके वापस आ गए, पहले से स्टोर्ड फैट को मुझे बर्न करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर कोई मोटा बंदा है तो उसने खाने से पहले वॉक करनी है ताकि उसके पास कोई एनर्जी ना हो और पहले से जो स्टोर्ड फैट है बॉडी पे उसकी बारी आए। ठीक हो गया। ये भी बॉडी टू वो करता है कि गोल्स पे डिपेंड कि आप करना कब जा रहे हैं, तो आप दोनों तरह से वॉक कर सकते हैं, डिपेंड करता है वेट कम करें या मेंटेन करें, ये भी जरूरी है। तो मल्लिका जी से पूछूंगी कि आप कॉन्शियस हैं डाइट को, गले को लेके? अक्सर सिंगर कहते हैं ना कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी, मेरा गला खराब हो जाता है, या आप खा लेती हैं सब कुछ? नहीं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मेरी तरह ये भी खा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ख्याल करूँ चावलों से और इसके अलावा आलू से, हाँ, अचार से, लेकिन खा लेती हूँ, जहाँ दाल लगे वो लगा अच्छा, हमारे यहाँ ये भी एक है, तो हम कहते हैं, और हम दोस्त कह रहे होते हैं कि भाई डाइट कर रहे हो, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आपकी पूरी डाइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा ना कीजिए, थोड़ी सी टेस्ट के लिए वो ना कीजिए। तो आप ख्याल रखती हैं वैसे? जी बिल्कुल, नॉर्मल। तो मल्लिका जी मुझे बताइएगा, कितना रियाज करती हैं, प्रैक्टिस कितनी करती हैं? मैं तकरीबन हर रोज़ में तकरीबन 2 से 3 घंटे में रियाज करती हूँ। करती हैं, और ये ज़रूरी भी है। जी, बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, और ऐसा होना भी चाहिए। जी, ये हमारी वो मॉडल है जो सब कुछ खा भी सकती है और ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत, वो कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा, जैसे आयशा कह रही थी कि कुछ भी खा लो। हाँ, मेरे क्वेश्चन है डॉक्टर, जैसे क्यों नहीं लग रहा? मैं इतना खाती हूँ, फास्ट फूड यूज करती हूँ, इवन के डाइट मेरी अच्छी है। डॉक्टर आयशा बताएगी आपको, डॉक्टर आयशा लग रहा है, मुझे बताए ना, मुझे क्यों नहीं लगता? इसका बताइएगा। मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ क्या होता है। हम जब 20s में होते हैं, जो हमारी जो BMR होता है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो हमारा टॉप नॉच पे होता है। जब 30s में जाते हैं, जैसे आप 20 से निकल के तो आपका 10% कम हो जाता है, आपका BMR स्लो हो जाता है, आगे तो वेट बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद 40s में 20% कम हो जाता है। तो इस तरह ये एक रीज़न है। बाकी आयशा आप बताइए क्यों नहीं? अच्छा, उसमें होता ये कि कभी कभी हमें लग रहा होता है हम बहुत खा रहे हैं, एक टाइम पे जंक फूड खा ली, बाकी 2 वक्त का खाना खाया ही नहीं, सबसे बड़ा रीज़न तो ये आ जाता है। लेकिन अगर आप 3 वक्त का प्रॉपर खाना खा रहे हो और फिर भी नहीं लग रहा, तो यू आर
की, आपके जेनेटिक्स में, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपका BMR इस किस्म का है कि इस वक्त आपको वो सारा कुछ लग नहीं रहा। ट्रस्ट मी, कॉलेज डेज में मैं भी ऐसी होती थी, बट शादी के बाद मैंने ऐसे वेट गेन करना शुरू किया था कि मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रही थी। शायद आपने मेरा बिफोर आफ्टर हाँ, देखा देखा हुआ है। तो मैंने अभी 20 kgs रिड्यूस किया है। सो हमें एक पॉइंट पे लग रहा होता है कि हमें बिल्कुल नहीं लग रहा, बट वो पॉइंट कब गुजर जाए आपको वो भी नहीं पता नहीं चलता। चलता। इसके mean अलावा I'm एक lucky I'm condition young. जो- अभी तक लकी है, इसके इसके अलावा- बाद शादी के बाद पता चलेगा ना। हाँ, बिल्कुल। इनका नहीं लग तो रहा। जनाब बहुत Thank you. शुक्रिया डॉक्टर अली आपका, डॉक्टर आयशा Thank you आपका so बहुत much. शुक्रिया, मलिका आपका बहुत Thank you. शुक्रिया, जनाब आपका Thank बहुत you so शुक्रिया। much. अक्सा बेस्ट ऑफ लक जो आप काम कर Thank रही हो, you, जो thank मजीद you. आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और आपको Thanks बेस्ट a ऑफ lot. लक जी, जो आप इतना ज़बरदस्त काम करें, Thank you मजीद so काम much. कीजिए, इनके पेज विजिट कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए मजीद क्या क्या काम हो रहा है जो हम आज शायद डिस्कस ना कर पाए हों, लेकिन आप वो डिस्कस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए, एक बार ज़रूर जाइए, और मलिका जी का हम गाना भी सुनेंगे प्रोग्राम के एंड पे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।